celebrate the life and times of an icon, a poet, a songwriter par excellence, 3,000 songs, 635 films, and an absolutely amazing career spanning across 45 years. I'm talking about the doyen of lyric writing, the great Mr. Anand Bakshi. And to commemorate this, we begin this evening with an audio-visual presentation. कविता वक्तव्य नहीं, गवाह है। कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वो इश्तिहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले, नारों की तरह लगे और चुनावों की तरह जीते। वो आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे, बस। आधी सदी पहले कराची के साहिल पे खड़ा हुआ एक 16-17 साल का लड़का बड़े गौर से समंदर को देख रहा था। लहरें उठती थीं, मुंह में झाग भर के किनारे तक आती थीं और चट्टानों की गोद में पिघल जाती थी। पानी की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट, हवा की साएं साएं, सब मिलकर एक अजीब सा संगीत बन गया था। संगीत जो साहिल पर खड़े हुए बच्चे से कह रहा था, सोच क्या रहा है, उतार ले मुझे अपने अंदर, आजा मेरी बाहों में, मैं ही तेरी मंजिल हूँ, मैं संगीत हूँ, मुझे गीत चाहिए, मुझे गीत चाहिए, वो बोल चाहिए जो आत्मा से निकलते हैं, वो लफ्ज़ चाहिए जो दिल के खून से लिखे जाते हैं। और तब उस बच्चे ने साहिल की गीली रेत पर अपनी उंगली से एक लफ्ज़ लिखा, मोहब्बत। मोहब्बत जो अमर है, मोहब्बत जो जिंदगी है, मोहब्बत जो शायरी है। और मोहब्बत के इस गीतकार का नाम है आनंद बख्शी। और दिल के बहुत अच्छे हो और इस कमर्शियल फील्ड में 40 लेकर आज तक पिक्चर चले ना चले, उनका म्यूजिक चला है। आनंद बख्शी साहब इज ए वर्सटाइल राइटर, absolutely versatile. I guess he's someone who has changed with times and yet not compromised on his poetry, not compromised anywhere. हम लोगों ने जो ज़िंदगी में साथ गुजारा है, बस इतना कहूँगा कि जहाँ महफिल में आनंद बख्शी साहब आए, समझिए उस महफिल में बाहर आ गई, क्योंकि शेर व सुखन और संगीत के झरने फूट निकलते हैं। अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे। आज 50 साल बाद जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े होकर उस रास्ते को देखिए जिस पर चलकर बख्शी साहब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो यकीन नहीं आता। किस्से कहानियों जैसी बात लगती है कि वो आदमी जिसके ख़ानदान तो क्या, मोहल्ले में भी कोई शायर न हो, जिसे ज़िंदगी की इब्तिदा एक नेवल कैडेट के रूप में करनी पड़ी हो, जिसे वक्त की आवाज़ सुनने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज में नौकरी करनी पड़ी हो, वो आदमी अपने अंदर जज्बात का एक जिंदा ज्वालामुखी छुपा के रखता है। एक ऐसा ज्वालामुखी जो फटता है तो जहाँ तक सुनने वाले हैं वहाँ तक गीतों की गर्मी और संगीत की रोशनी फैल जाती है। हिंदुस्तान को गीतों का मुल्क कहते हैं, इसलिए कि यहाँ की अनगिनत ज़बानों में हर मौके के लिए अनगिनत लोकगीत हैं। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि अगर ये अनगिनत गीत न भी होते तो हिंदुस्तान को गीतों का मुल्क कहने के लिए अकेले आनंद बख्शी साहब काफ़ी थे। वो जज्बात का कौन सा मोड़ है, वो एहसास की कौन सी मंजिल है, वो धड़कनों की कौन सी रुत है,
वो मोहब्बत का कौन सा मौसम है और वो जिंदगी का कौन सा मुकाम है जहां सुरों के बादलों से आनंद बख्शी के गीत के चांद झलकते ना हो। आनंद बख्शी आज के फोक राइटर, आनंद बख्शी आज के समाज के शायर। बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसे हम 21 जुलाई कहते हैं, आनंद बख्शी साहब का बर्थडे। अभी 7 बजे हैं और मुझे याद है कि मैं 7 बजे 21 जुलाई को घर वापस आता ही था। क्यों आता था? क्योंकि मुझे बख्शी जी के घर जाना था बर्थडे पार्टी के लिए। और बख्शी जी के जितने भी फिल्में मेरे साथ की हैं, हमारा साथ 25 साल तक रहा। मेरी दूसरी फिल्म से आखिरी फिल्म यादें तक हमने 14 फिल्में साथ में की। और उनके जीवन में मैं एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, दोस्ताना भी था हमारा, मोहब्बत भी थी और हमारा प्रोफेशन भी था। मेरी फिल्मों को अगर मैं इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन समझूं तो उसमें आनंद बख्शी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि जब सिनेमा की बात करते हैं तो सिनेमा किन चीजों से याद रहता है? खासकर भारतीय सिनेमा। भारतीय सिनेमा कहानियों से, और कहानियां जो गीतों में कही जाती हैं उनसे। जितनी भी फिल्में यादगार बनी हैं, जितने सितारे यादगार बने हैं, जितने डायरेक्टर्स यादगार बने हैं, उनके पीछे गीतकारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी इस इंडस्ट्री का, और खासकर इन जो आज 3 गेस्ट हैं हमारे, 3 लिरिक्स राइटर्स आए हैं, मास्टर्स हैं अपने आप में, उनका कि आज उन्होंने हमारा साथ दिया और बड़े शौक से कहा कि आज कुछ आनंद बख्शी साहब के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें बड़े स्टार्स की, जो सुपरस्टार्स बने, एक्टर से सुपरस्टार बने, तो उन्हें याद करते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, राजेश खन्ना। और लोग फिदा हो गए राजेश खन्ना, सुपरस्टार हो गए। जब धर्मेंद्र ने गाया उनका गाना, मैं यमला पगला दीवाना जट दीवाना, तो धर्मेंद्र के लिए पागल हो गए। और जब ऋषि कपूर साहब ने कर्ज में एक हसीना थी दर्दे दिल ओम शांति ओम गाया, तो ऋषि कपूर अपने आप में सुपरस्टार हो गए। कई न्यू कमर्स जो थे वो भी फिल्मों में आए, वो सुपरस्टार उनके गानों की वजह से हुए, फिल्मों की वजह से भी हुए। आज भी वो सुपरस्टार हैं जिनका नाम है सनी देओल, जिनकी पिक्चर बेताब आई थी, हम जब जवां होंगे, बख्शी साहब। जैकी श्रॉफ, अपनी तकदीर तो जीरो है, तू मेरा हीरो है। अनिल कपूर, माय नेम इज लखन। संजय दत्त, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। शाहरुख खान, देखा तुझे जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अक्षय खन्ना साहब ताल में, नहीं सामने ये अलग बात है। ऐश्वर्या राय, ताल से ताल मिला। अब देखिए कि इनका कंट्रीब्यूशन, एक राइटर का कंट्रीब्यूशन स्टार के मोहित करने में ऑडियंस को कितना बड़ा होता है। स्टार है, एक्टर और सिंगर जो है वो परफॉर्मर्स हैं, लेकिन उनके पीछे जो लिखने वाले जो शब्द हैं, जो लफ्ज़ हैं, जो लफ्ज हैं, और जो भावनाएं हैं, जो ख्याल हैं, जो सोच है, उससे हम हमारी कहानी को, परफॉर्मेंस को एक अपना बहुत बड़ा स्थान मिलता है। अब हम चाहेंगे कि हमारे जो दूसरे साथी हैं, मास्टर्स लिरिक्स राइटर हैं हमारे सामने, वो हमारे सामने आए और हम उनसे उनके पसंदीदा गाने सुने, और वो गाने उनको क्यों पसंद हैं। और ये मैंने उनसे लिस्ट मंगाई कि आप कोई भी अच्छे 5 गाने जो आपको बख्शी साहब के पसंद हैं वो मुझे कहिए, और मैं आपको
प्रोग्राम में इंसिस्ट करूंगा कि आप उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इरशाद कामिल साहब को। इरशाद कामिल साहब जी नमस्कार। नमस्कार, आइए जी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जी, आप आए इस महफिल में। बहुत शुक्रिया आपका सुभाष जी, मुझे बुलाने के लिए इस बहुत ही खास मौके पर। बख्शी साहब का जन्मदिन, और ये मेरे लिए इससे बड़ी फख्र की बात नहीं हो सकती कि आपके साथ मैं मना रहा हूँ ये जन्मदिन। इस तरह से हम सब बात कर रहे हैं उन पे। कौन नहीं जानता इरशाद कामिल की शायरी को। एक से एक गाना, आपकी हर गाने में पोइट्री है और हर पोइट्री में एक गाना है, मैं जानता हूँ। और हम सब आपके मुतासिर हैं, हम आपके फैन हैं। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। अरे बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप, आज बख्शी जी की शाम है तो आज बख्शी जी की बातें करेंगे। जी जी, के बारे में आप दो शब्द क्या कहना चाहेंगे, वो मैं जानना चाहूंगा। जी आनंद बख्शी साहब तब से गाने लिख रहे हैं जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और मुझे उनके गाने हमेशा से उस तरह की कहानियों की तरह लगते हैं। सुभाष जी, जब स्कूल में था ना, छोटी छोटी कहानियां होती थी कि एक प्यासा कौवा था और फिर वो मटके में पानी कम था, उसने कंकड़ डाले तो वो पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। और या फिर उसी तरह से कि एक किसान था, उसके बहुत सारे बेटे थे, तो वो लकड़ी उनको देता था। अब ये बड़ी बहुत ही आसान लफ्जों में बड़ी बात कहने की कोशिश की गई इन कहानियों के जरिए। मुझे लगता है बख्शी साहब के गाने ऐसे ही थे। उन्होंने आसान लफ्जों में जितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, वो उनको, उनकी गहराई को नाप पाना, उनकी गहराई को समझ पाना बहुत ही जिसे कहते हैं मेहनत का काम है, और एक समय चाहिए उसके लिए। हिंदुस्तान में जो अहमियत हिमालय की है, मुझे लगता है हिंदी फिल्म संगीत में बख्शी साहब की वही अहमियत है। क्या बात। और जो पहाड़ होता है ना सुभाष जी, वो ढलान होती है। जी बिल्कुल। पहाड़ ढलान के अलावा और कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि बख्शी साहब आम लोगों के साथ जुड़े हुए भी हैं और आसमान तक ऊंचे भी हैं। तो उनको आप ऊपर से देखते हैं तो वो ढलान नीचे को जाती है, आम लोगों के साथ जुड़ती है, और जब हम जैसे नए लिखने वाले उनको नीचे से देखते हैं तो वो हिमालय की तरह ऊंचा नजर आते हैं। तो ये उनकी लिखावट की खासियत मुझे लगती है कि उन्होंने जो असल में, हालांकि वो खुद कहते थे कि मैं शायर नहीं हूं, आपने कहा कि वो जन कवि हैं, मुझे लगता है कि वो, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता ही नहीं है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आनंद बख्शी साहब बहुत बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। वो ये मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। और उन्होंने, शायरी ये नहीं होती कि आपको एक मीटर पता है, ग्रामर पता है या टेक्निकलिटीज पता है, आपने उन टेक्निकलिटीज में लफ्ज रख दिए हैं, फंसा दिए हैं। वो शायरी नहीं होती। शायरी होती है कि आपकी बात किसी दिल से निकली और किसी दिल तक पहुंच गई। अब उनके हजारों हजार जो गीत हैं वो सीधे दिल से निकले हुए हैं और सीधे दिलों तक पहुंचे हुए हैं। और उन आसान लफ्जों में जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने अपनी गहराई दिखाई है, जो उन्होंने शायरी दिखाई है, जो उन्होंने संवेदना का एक पहलू हमारे सामने पेश किया है, जो अलग अलग इमोशंस दिखाए हैं, जो अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों पे उन्होंने लिखा है, मोहब्बत के 20 रंग। वो बोलते हैं ना कि 52 कलर्स ऑफ लव, 52 शेड्स ऑफ लव। जी जी।
तो वो उन्होंने सबके सब मोहब्बत के रंग, सबके सब सोसाइटी के रंग, समाज के रंग, सबके सब रिश्तों के रंग, सबके सब जिंदगी के रंग अपने गीतों में खोल के रख दिए हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा। कोई भी कैरेक्टर्स हो, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब ऐसा लगता था कि मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि एज ए डायरेक्टर कि उन्हें मेरी कहानी उन्हें ज्यादा अच्छी मालूम है। मैं उनके गानों को जब पिक्चराइज करता था तो मुझे लगता था अरे ये बख्शी जी ने तो इस कहानी की फिलॉसफी को पूरा गाने में उतार दिया है जी। मुझे सीन्स की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कैरेक्टर्स के थ्रू कहलाने की जरूरत नहीं है। अगर एक खलनायक नहीं बोल दिया है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, तब मुझे बोलने की क्या जरूरत है। जी 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 जी। मेरे तो कितने सीन्स बचा देते थे बख्शी साहब, बहुत बड़े फिलोसफर थे। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि कॉमन मैन की लैंग्वेज थी उनकी, उनको मालूम था कि ये बात मैं जब कहूंगा किसी को कैसे समझाएंगे, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब इरशाद भाई हम आपके पहले गाने पर आएंगे जो आपने लिख भेजिए, और बड़ा वो भी मेरा बहुत ही मन पसंदीदा गाना है, वो है जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस शहर उस गली उस घर को सलाम, जिसने हमें मिलाया जिसने जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस गजर को सलाम, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। वाह क्या बात है जी। तो इसमें ऐसी कौन सी गहराई और कौन सी ऐसी बात लगी जो इतने शब्दों के अंदर इतनी बड़ी बात कह गए बख्शी जी? मुझे लगता है सुभाष जी, हद होती है ना किसी चीज की, ये मासूमियत की हद है। इस गाने में मासूमियत की और मोहब्बत की हद है। इतना साफ सुथरे अंदाज में बात कही गई है, आपको ऐसा लगता है कि ये, मैं जब भी ये गाना सुनता हूं मुझे लगता है ये गाना लिखा नहीं गया है, ये इबादत हुई है। जी जी। कुछ गाने लिखे नहीं जाते सर। अब इसमें जिस तरह का इस्तेमाल लफ्जों का उन्होंने किया है, अब उस गली उस शहर उस गली उस घर को सलाम, उस वक्त उस घड़ी उस गजर को सलाम, ऐ प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ये सिर्फ एक ही लाइन हमें मोहब्बत के वो सारे रंग दिखा देती है। हमें जो भी इस गाने को सुनता है, आप, मैं और बाकी हमारे जिन्होंने भी ये गाना सुना है या भी सुना है, एक उम्र 16 साल की उम्र, और 16 साल की उम्र से चलता हुआ प्यार, वो मोहल्ले का प्यार, वो गली का प्यार, वो छोटे शहर का प्यार, वो लोगों की बातें, वो उस मासूमियत में उस मोहब्बत का समाज के साथ एक विरोध, एक तनाव, उस तनाव के बाद फिर से एक मोहब्बत का जुड़ाव। मुझे लगता है ये इससे बेहतर अल्फाज में बयान नहीं हो सकता था। इन चंद लफ्जों में उन्होंने पूरी की पूरी कहानी कह दी है। अब मैं आपके दूसरे गाने पे आऊंगा। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, जी, कि बने ये नजर जुबान कैसे, कि बने ये जुबान नजर कैसे। वाह वाह। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे दिलों की बात होती है, के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। इस गाने में मोहब्बत है, पर मुझे उससे आगे ऐसा लगता है इस गाने में सूफीज्म की फिलॉसफी है। इस गाने में
एक दर्शन है सूफी मत का। ये गाना वैसे फिल्म में मोहब्बत का गाना है और हम सुनते भी इसको बचपन से मोहब्बत के गाने की तरह ही आए हैं, पर मुझे वक्त के साथ ऐसा महसूस होने लगा जब जैसे जैसे मैंने इसको सुना और सुना और सुना कि ये गाना तो सूफी दर्शन का गाना है। ये तो गाना कहता है कि कयामत का जब जिक्र होता है तो दुनिया की खूबसूरती की, कायनात की बात होती है, और तुम्हारी मर्जी से ही तो दिन निकलता है, तुम्हारी मर्जी से ही तो रात होती है। अगर देखा जाए तो शाह जी, भक्ति रस और श्रृंगार रस जी, ये दोनों रस एक ही हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। डेडिकेशन, डिवोशन जो प्यार में भी होती है, वो डिवोशन अल्लाह और ईश्वर में भी होती है। करेक्ट, वो वही बात जो आपने, क्योंकि आप बिल्कुल समझेंगे, आप भी पंजाबियों के रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आप पे रांझा हुई। हाँ जी हाँ। तो वही बात मुझे इसमें जिक्र होता है जब कयामत का में लगी थी। और खैर अभी हम कुछ तो लोग कहेंगे पे आते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? जो मैंने पहले बात कही थी सुभाष जी, कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक दार्शनिक थे, ये गाना साबित करता है। आज ये गाना आज भी बड़ा रेलिवेंट है, क्योंकि आज हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं जी। जो बात कहते हैं उनके बात के ऊपर हम जरा सी बात पे हम सेंसिटिव हो जाते हैं, इंटॉलरेंट हो जाते हैं, पेशेंस एंग्री हो जाते हैं। बिल्कुल ये सोचते नहीं कि कुछ तो लोग कहना है तो उनको कहने दीजिए, छोड़ो बेकार की बातों को, अब आप काम करें। अगर आप देखिए तो आज भी कितना रेलेवेंट है। बिल्कुल, और ये गाना वक्त के साथ साथ और रेलेवेंट होता रहेगा सर। हाँ ये, और क्योंकि फिलॉसफी की खासियत ही ये होती है कि वो जब कभी जन्म लेती है उस वक्त पे थोड़ी सी खिलती है, फिर वक्त गुजरता है थोड़ी और खिल जाती है, फिर थोड़ा वक्त गुजरता है थोड़ी और खिल जाती है। वो फूल ही ऐसा होता है फिलॉसफी का। तो ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं कहीं बीत ना जाए रहना। रहना क्या है? रहना जिंदगी है। जिंदगी बेकार की बातों में क्यों बितानी? और फिर वो आगे उनको बोलते हैं वो बात के वो लोग जो ताने देते हैं, हम खोए हैं रंगरलियों में, उनको भी आते देखा है हमने छुपके इन गलियों में। अब ये कितनी कमाल की बात है। अब इसको बख्शी साहब को जो फिलोसफर, जो शायर नहीं मानता, मुझे लगता है उनको गाने सुनने का, समझने का कोई उस तरह से बहुत बहुत ज्यादा एक टेस्ट नहीं है। क्योंकि ये बातें ये मुझे वैसी ही लगती हैं कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, के तनोमंद बेटे भी अब्बा मियाँ भी, वो वाली बात है। पीर भी आते हैं यहाँ पे और जवां भी, तनोमंद बेटे भी अब्बा मियाँ भी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो ये वही बात है कि छुप छुप के आते देखा इन गलियों में हमने। तो समाज का फलसफा, समाज की ऐसी बात जो हमेशा जिंदा रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा चर्चा में रहेगी और गाड़ी होती रहेगी, वो बात है कुछ तो लोग कहेंगे। आपने बहुत सारे हमारे जैसे लोगों ने इससे करेज भी लिया होगा बात को, और करेज दिया भी होगा लोगों को ये कह के, बहुत सारे अपने दोस्तों के, यार कोई बात नहीं यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है करना, छोड़ना तू। बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल लाइन्स हैं जी। मैं जो गाना आपने जो चौथा सुना है वो मैं बहुत बहुत हैरान हुआ और बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं इस गाने के बारे में जब भी सुनता था या सुनता हूँ कि बख्शी ने, आनंद बख्शी साहब ने दार्शनिक फिलोसोफर होने के नाते बड़ी बड़ी बातें भी की हैं जी। कि जब उनको कैरेक्टर्स मिले हैं या कुछ एज ग्रुप मिला है जी, तो ऐसा एज ग्रुप दिया। हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर, जो सबसे बड़े डायरेक्टर थे राज कपूर साहब, उनके साथ भी उन्होंने जब काम किया तो राज कपूर साहब एक फिल्म बना रहे थे बॉबी। उन्होंने उनको कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें जो दोनों इनोसेंट लवर्स हैं,
मीन्स की 16 और 17 साल की उम्र है उनकी, और उसी उम्र में जो प्यार होता है, और वो प्यार कैसे होगा और कैसे इजहार करेंगे और क्या इमेजिनेशन में चले जाते हैं। और वो जो गाना है, वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। राज कपूर साहब थे और बख्शी साहब ने लिखा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अब ये एक इमेजिनेशन बच्चे लोग ही कर सकते हैं। तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की फूल बुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या बात है। जी देखिए कहाँ रेंज देखिए, मतलब ये कलम की, उनकी स्याही की, उनके लिखने की, उनके जहन की, उनके दिमाग की, उनकी सोच की, और किरदारों को पकड़ने की, किरदारों को समझने की, उसमें उनकी जहनियत में जाने की एक, जिसे कहते हैं ये हुनर देखिए कहां से कहां जिक्र होता है। कुछ तो लोग कहेंगे और हम तुम एक कमरे में बंद हो। मुझे ये गाना मैंने इस वजह से सुभाष जी चूज किया, क्योंकि ये गाना अगर आप सिर्फ गाना सुनो आंखें बंद करके, ये आपकी सोच को गुदगुदाता है जी। आप अचानक से इमेजिनेशन में चले जाते हो। फैंटास्टिक। और उस उम्र की जो इमेजिनेशन होती है बच्चों की, जी, वो एक अपने दुनिया होती है, उनकी अपनी दुनिया होती है। और वो क्योंकि जिंदगी शुरू हुई होती है, अभी देखी नहीं होती है आगे क्या होना है, आगे जो अनदेखा है उसकी एक्साइटमेंट होती है, उत्तेजना होती है उसकी, तो वो एक्साइटमेंट पैदा करता है ये गाना सुनने के बाद। ये अनदेखे का वो डर भी है, वो एक, लेकिन वहां पहुंचना भी है, वो होता क्या है ये जानना भी है, वो उस उत्तेजना में रहना भी है। और जैसे जैसे गाना बढ़ता जाता है, अब देखिए गाना मुझे ये कुछ अध्यायों में जैसे बंटा हुआ गाना लगता है। ये गाना शुरू अब जब होता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे, मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अच्छा, एक लड़का लड़की कमरे में बंद, और क्या हो सकता है यार, मतलब शरीर आया मेरे दिमाग में। और फिर जैसे जैसे ये गाना आगे बढ़ा, वो रास्ता भूल जाएं और वो शेर आ जाए, और वो उससे आगे चला गाना आंख भर आए। मतलब ये गाना शरीर से संवेदना तक के सफर का गाना है। बहुत बड़ी जर्नी है। ये गाना जिंदगी के 4 अध्याय खोलता है। जी जी। अब देखिए, ये गाना नॉर्मली हम मुखड़ों में सुनते हैं वही गाना है। हाँ। लेकिन में अच्छी बात थी कि जब आप उनके अंतरे सुनो, तो अंतरे में उस गाने के मुखड़े की एक अपनी यात्रा देते हैं वो, और एक पूरा ग्राफ देके उसका एक ग्लोब बनाते हैं। जी। जब भी मैंने फिल्में में मैंने काम किया उनके साथ, देखा कि मैंने बोला आपने पूरा उसको सर्कल बना दिया है। बहुत बार सर्कल बनाते थे, लेकिन तो बिल्कुल वो तकरीबन मुखड़े को ज्यादा पहचानते हैं, जी, बाकी इतनी परवाह नहीं करते। मैं कहता हूँ जो सुनने वाले हैं, समझदार लोग हैं, उनको अंतरे भी सुनने चाहिए बख्शी जी के, उन्होंने क्या अंतरे लिखे हैं साहब, एक से एक बढ़कर अंतरा लिखा। मुझे लगता है सुभाष जी के गाना होता ही अंतरे में है। मुखड़ा बिल्कुल उस तरह से है जैसे शो विंडो में सामान पड़ा होता है। ट्रेलर। हाँ, ट्रेलर होता है वो गाना, वो ट्रेलर होता है, इसीलिए उसे मुखड़ा कहते हैं ना, कि हाँ, इसीलिए उसे मुखड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं मुखड़ा, क्यों कहते हैं मुखड़ा? इसीलिए कहते हैं कि हम पहले मुखड़ा देखते हैं, फिर अंतर्मन को देखते हैं। हाँ, अरे वाह, अच्छा अच्छा। ये अंतर्मन है। तो जब तक आप, अगर मुखड़ा अच्छा हो और अंतर्मन अच्छा ना हो, तो आदमी कहेगा यार दिखने में अच्छा है पर आदमी बहुत ही बेकार है यार। या आपने अंतर्मन किसी का नहीं जाना तो आपने उसको पूरी तरह से नहीं जाना। अब ये गाना कोई भी आप
सुनो कि हम तुम एक कमरे में बंद हो, आप दिमागी तौर पे कहीं और चले जाओगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने सुना तो मैं शरीर की तरफ चला गया। जैसे जैसे गाना बढ़ता है कि वो रास्ता भूल जाएं, शेर आ जाए और आंख भर आए, तो आपको पता चला कि ये तो गाना धीरे धीरे संवेदना की तरफ बढ़ रहा है। ये तो गाना सेंसिटिव गाना है यार, इसको इतनी आसानी से रूहानी मोहब्बत की तरफ चला गया। हाँ, इसको इतनी आसानी से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता इस गाने को। तो इसलिए मुझे ये गाना बड़ा खूबसूरत लगता है। बहुत इसकी गहराई। और अगला गाना जो आपने, एक फिल्म मैंने बनाई थी, पिक्चर का नाम था विधाता जी, जिसमें दिलीप कुमार और संजय दत्त की पहली फिल्म थी वो। तो उसमें कहानी में ऐसा था कि दो इंजन ड्राइवर दोस्त हैं। दिलीप साहब ने इंजन ड्राइवर का रोल किया था और उनका एक मित्र थे, शमी कपूर साहब ने रोल किया था। तो दोनों की दोस्ती थी, इंजन ड्राइवर थे, कोयले का इंजन चलाते थे। लेकिन हाँ, अगर आपको याद हो विधाता में जी, लेकिन उनकी थ्योरीज अलग थी, दोनों के रास्ते अलग। एक फकीराना की तरफ चला गया और एक पैसे की तरफ चला गया, पावर की तरफ, मनी एंड पावर की तरफ। दिलीप कुमार मनी एंड पावर की तरफ चले गए और वो फकीराना रहा। तो हमने वहीं शुरू से दिखाया कि उनका पैरेलल ट्रैक, कि हाँ वो जिंदगी के सफर में हर मुकाम में शमी जी उनको मिलते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि अब तेरा क्या हाल है, अब तो बड़ा बन गया तो और पता क्या हाल है। तो उनका एक जरा, उनका एक आपस में एक डिस्कशन, एक उस गाने के रूप में मैंने बख्शी जी को बताया। बख्शी जी में अच्छी क्वालिटी थी, वो कहानी बड़े गौर से सुनते थे और इतनी गौर से सुनते थे कहानी की, आप उनके साल के बाद भी अगर आपने गाना वापस में दूसरा गाना कराना है तो उनको कहानी आपसे ज्यादा याद रहती थी, कैरेक्टर की साइकोलॉजी आपसे ज्यादा रहती थी। तो ये गाना जब उन्होंने लिखा तो वो गाना लिखते ही आप, मुझे डायरेक्शन मिल गई कि अब मुझे पिक्चर जो है स्क्रिप्ट किस तरफ लेके जानी है। और ये हालांकि वो क्राइम फिल्म थी, एक गॉडफादर टाइप की फिल्म थी, लेकिन अंदर उसके एक फिलॉसफी जो उन्होंने मुझे दी, उस फिलॉसफी को लेके मैं उस इमोशंस में चला गया। और वो गाने का नाम था हाथों की चंद लकीरों का, ये खेल है सब तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह, मतलब वाह। ये गाना देखिए बहुत ही अच्छा गाना है सुभाष जी, आपकी पिक्चर का आपने बहुत अच्छा काम हम जैसे सुनने वालों को बख्शा है। बहुत ही अच्छा संगीत बनाया आपने अपनी फिल्मों में। मैं सारा क्रेडिट तो बख्शी जी को और म्यूजिक कंपोजर को देता हूँ। देखिए आनंद बख्शी साहब तो आनंद बख्शने वाले थे ना, वो तो थे ही आनंद बख्शी, वो आनंद बख्शते थे, पर आपने उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। जो ये गाना मुझे इसमें, इस गाने में आपको याद होगा एक लाइन आती है, देखेंगे तमाशा दौलत का हम भेस बदल के फकीरों का। ओहो क्या कमाल की, क्या कमाल की, भेस के बदल फकीर। और वही कहानी, ये पूरी की पूरी कहानी है, मुझे लगता है पूरी की पूरी कहानी है, देखेंगे तमाशा दौलत का हम। और वो जो जाती पर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है या एक सोशल डिस्कशन में कन्फ्लिक्ट होता है कि यार है क्या, ये दिल के पीछे लगूं या दिमाग के पीछे लगूं, जी हाँ होता है ऐसा, तकदीर के पीछे लगूं या तदबीर के पीछे लगूं, मेहनत के पीछे लगूं या फिर किस्मत के पीछे लगूं, हिम्मत के पीछे लगूं या किस्मत के पीछे लगूं। ये कॉन्फ्लिक्ट इस गाने की रीढ़ की हड्डी है, मुझे लगता है वही पिक्चर कहना चाहती थी। उन्होंने पिक्चर का मूड बिल्कुल शुरू में आपने गाना डाल के पिक्चर का पूरा मूड सेट कर दिया कि ये पिक्चर है हमारी जो आप देखने जा रहे हो भैया। इसी कभी कभी हम जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं उनको बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। और सुभाष जी इसमें एक अच्छी बात और है कि आप एक चीज चुनते हो कि आप सोच रहे हो कि मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, आप ये भूल जाते हो कि जब आप दाएं जाएं या भले बाएं जाएं, कहीं भी जाएं, आगे तो फिर दाएं और बाएं ही होने वाला है ना। अगर आप लेफ्ट में मुड़ गए हैं
तो वहां भी तो कोई दायां और कोई बायां होगा, और अगर राइट में मुड़ गए हैं तब भी कोई दायां और कोई बायां होगा, फिर वही सवाल आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो ये अगेन मेरी बात जो मैं कहना चाहता था कि बख्शी साहब शायर भी थे और बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, और वो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत का, जैसे मैंने कहा कि वो हिमालय हैं, और उनको उनका जो वसी, उनका जो एक्सपेंड है, और उनकी जो ऊंचाई है, और उनकी जो आप कह लीजिए जमीन से जुड़े होने की आदत है, जी जी, वो सब कुछ मुझे इन, हालांकि 5 गानों से, हजारों गानों में से 5 गाने ऐसे चुन लेना कोई अक्लमंदी की बात नहीं लगती है मुझे अपने, नहीं चुने जाते, बहुत हाँ बहुत मुश्किल काम होता है, पर मुझे लगता है फिर भी एक मकसद ये है कि सब जो देखने वाले हैं, जो आप हैं, जो हम हैं, जो हम आपसे समझना चाहते हैं, उन गानों के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जो गाने किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो बहुत सारे गानों को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया इरशाद जी, आपने आज इतना हमको बताया, आज मजा आ गया आपसे बात करके। और आनंद बख्शी जी के बारे में तो अभी और लेयर्स हमको मिली हैं उनके बारे में जानने। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, जिनका नाम है अमिताभ भट्टाचार्य। ये आज की जनरेशन के बहुत ही लोकप्रिय गीतकार हैं और बहुत बड़ी हिट फिल्में दी हैं और हिट गाने दिए हैं। और आजकल मैं जब भी अपने बच्चों को देखता हूँ तो तकरीबन अमिताभ जी के गाने ही गा रहे होते हैं, चाहे वो डिस्को में सुन लो, चाहे इश्क के बारे में सुन लीजिए, चाहे किसी के बारे में सुन लीजिए। और अमिताभ जी जो है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। अमिताभ जी प्लीज अपना दरवाजा खोलिए, खिड़की खोलिए और आइए हमारे सामने। सुमौली आ गया हूँ, खिड़की दरवाजे खोल के हाजिर हो गया। नमस्कार सर। थैंक यू। इरशाद भाई आदाब। आप बताइए अमिताभ जी, इरशाद भाई से आपने सुना आज जी सर के बारे में, अब आप बख्शी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इरशाद जी ने कहा उसका 3 लाइन में निचोड़ कैसे निकालेंगे, सारांश कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी मुझे ये मौका देने के लिए कि मतलब मैं तो छोटे शहर का बंदा हूँ, गाना गाते गाते मुंबई आया था कि शायद सिंगर बनूं, फिर इत्तेफाक से लिरिसिस्ट बन गया। और आज मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बख्शी साहब की जन्मतिथि पे मतलब जब एक वेबिनार आप खुद होस्ट करेंगे, द शोमैन ऑफ आवर टाइम्स, जिन्होंने इतना करीबी रिश्ता था जिनका, बख्शी साहब के साथ इतना काम किया आपने, और अलोंग साइड इरशाद भाई हमारे आगे कुमार भाई भी आएंगे, फाइनेस्ट टैलेंट, उनके साथ मैं आऊंगा, इंट्रोडक्शन में मास्टर लिरिसिस्ट भी बोला जाएगा, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है आज। और लेकिन आज मैं मेनली आया हूँ एक तरीके से समझ लीजिए स्टूडेंट बन के आया हूँ कि मतलब बख्शी साहब के बारे में और कुछ पता चले। जैसे इरशाद भाई इतना कुछ बता रहे थे, तो लाइक यू सेड सो मेनी थिंग्स जो हमने कभी पहले शायद नहीं सोची है, बहुत से लेयर्स पता चल रहे थे। तो इफ आई गेट टू नो अ लिटिल मोर अबाउट द मैन, द एनिग्मा, उनके बारे में कुछ पता चले तो उस इंटरेस्ट से मैं ज्यादा आया हूँ। बाकी उनके बारे में ज्यादा बात करना तो वही सूरज को दिया दिखाने बराबर है। तो आपने जो आज 5 गाने भेजे हैं हमको, ये मैं ऑडियंस को सुनाना चाहूंगा। आपका जो सबसे पहला जो फर्स्ट सॉन्ग आपका है, मतलब 5 गाने, वो भी क्योंकि आपने इंसिस्ट किया था कि 5 ही हो सकते हैं। अभी बख्शी साहब के समंदर में से 5 बूंदे चुनना बहुत मुश्किल है, तो फिर भी कोशिश करके किया है हमने। कैसे दिग्गज राइटर्स के साथ के कौन से 5 गाने मुझे मालूम है, ये तो आपके बाल उड़ गए होंगे। तो थोड़े से कम ही है, मतलब ऐसे ही कम है, और तो मतलब क्या बताऊं क्योंकि रियली 3000 गानों में से आपने 5 गाने, वो भी बच्चों के सामने, दोस्तों के सामने बताना बहुत बड़ी परीक्षा है अपने आप पे। लेकिन पहला गाना जो आपने सुना है वो मुझे भी बहुत पसंद है और उसमें एक अपनी बात है जी। मैं चाहूंगा वो गाना सुनाया जाए, राम करे ऐसा हो जाए। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए। हो गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां, बस में अगर हो ये बतियां। आप बताइए कि गाना में क्या गहराई और बख्शी जी ने क्या सोच के लिखा हो? जी, मेरे लिए सुभाष जी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि बख्शी साहब के गाने वैसे बचपन से ज़बानी याद है, बहुत गाए हैं, बचपन से गाए हैं, अंताक्षरी में गाया है, स्कूल के कॉम्पिटिशन में गाया है, ऑर्केस्ट्रा के शोज में गाया है। जब मैंने बाद में इत्तेफाक से लिखना शुरू किया तो एक आप रिविजिट करते हैं ना कि भाई ये गाने आप एक वापस उसको पलट के देखते हैं, तो तब मैंने बख्शी साहब को जो उन्होंने लिखे एक एक शब्द एक एक थॉट जो उन्होंने कनेक्ट किया है उसको समझने की कोशिश की कि ये मुझे हमेशा इतना क्यों अट्रैक्ट करता था। तो आई बिलीव लिरिक्स जो है कहीं ना कहीं एक सब्लिमिनल लेवल पे हमको अफेक्ट करता है। अब जैसे ये गाना है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो किसी को इम्प्रेस करना मोहब्बत में कि भाई मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये गिफ्ट ले दूंगा, यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, ये करूंगा, ये सब करते हैं। बट जो अर्नेस्ट एकदम जो ईमानदार जो प्यार है, आप किसी से वाकई जब प्यार करते हैं तो मतलब उसका जो ये थॉट है कि मतलब राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, कितनी बड़ी बात है। जी जी। और जैसे कि अंतरे में जो है कि एक तो उन्होंने वो यहाँ पे गुजर लिखा हुआ, वो गुजर जाए, मतलब क्योंकि जो कैरेक्टर है वो निचले तबके का रूरल बंदा है, तो उसकी जबान में गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। ये जो आंखें बदल लेने का जो ख्याल है ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी आंखें तू ले ले ताकि तुझे नींद आ जाए और मैं जागूं, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए। सो दैट अर्नेस्टी ऑफ थॉट और कि बदल लूं मैं तो से अखियां, ये पहले कभी मुझे ऐसे नहीं आया ख्याल कि मतलब वो जो आपको इम्प्रेस करता है गीतकार का, कि ये ख्याल मैंने कभी कैसे नहीं सोचा, वो बात। तो वो हमेशा बहुत अच्छा लगा मुझे ये गाना। एंड इसमें हमेशा वो जो एक बख्शी साहब की राइटिंग भी है, धुन भी है और गायकी, सारी चीजें मिला के वो एक इट्स टफ टू सेपरेट ईच, कि मतलब सबको अलग करना मुश्किल है, बट उनका पूरा जो समावेश है, वो जो फीलिंग है वो बहुत खूबसूरत, जो हमेशा टच करता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब आप लोग शायर लोग दूसरे की शायरी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सी बातें हमें समझ आती है, उसकी परत समझ आती है, उसकी गहराई समझ आती है। नहीं तो गाना हम तकरीबन स्क्रीन में सुनते हैं, हम एक्टर को देखते हैं, एक्टर को याद रखते हैं, वो लगता है कि उसी के ख्याल हैं या उस कैरेक्टर के ख्याल हैं। जी। एक्चुअली जो ख्याल हैं, उनके जो शब्द हैं, वो किसी और ने लिखे। बिल्कुल। उसका नाम क्या है? वो कौन है जिसने ये लिखा है, जिसके लिखे हुए शब्द के ऊपर गाना बनाया गया। गाना बनाने के बाद उसको प्लेबैक सिंगिंग में सिंगिंग की गई और स्क्रीन पे उस एक्टर ने गाया, और हम सारा गाना उस एक्टर से ही ताल्लुकात रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर सत्य बात यह है कि उसके पीछे लिखने वाले जो लिखा शब्द जो लिखे हैं जी, वो कौन है, बिल्कुल बिल्कुल महत्ता समझनी चाहिए, हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। मैं समझता हूँ कभी कभी तो गाने की इम्पोर्टेंस स्टार से भी बड़ी होती है। सही बात। स्टार्स ने जो कहा है, वो जो बोल है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो कथनी है, वो इतनी बड़ी है कि वो कैरेक्टर्स और स्टार खुद में ही बड़ा लगने लग जाता है। अब दूसरा गाना आपने चुना है वो इतना अच्छा है कि मतलब मैं कह नहीं सकता कि मेरी भी पसंद का है। और ये गाना पहले आप सुनिए कि राजेश खन्ना साहब का गाना है, ये स्क्रीन पे उन्होंने गाया था, लेकिन ये गाने को हमने जितनी बार भी सुनते हैं, हम भी सुनते थे, लेकिन मुझे हर बार गाना जितनी बार सुनता था तब ज्यादा समझ आता था। पहली बार अच्छा लगा, दूसरी बार ट्यून की वजह से अच्छा लगा, तीसरी बार स्टार की वजह से अच्छा लगा, तब चौथी बार सुना तो मुझे फिर बख्शी जी की याद है कि ये राइटर ने भी लिखा है, इस तरह ऐसे भी लिख सकता है आदमी। बिल्कुल। और उस गाने का मैं सुनाना चाहूंगा। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते, दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। अब ये गाना है, जैसे आई बिलीव मैंने बख्शी साहब की इंटरव्यू में ही सुना था, ये एक्चुअली उन्होंने सिचुएशन के लिए नहीं लिखा था, ये उनका था ऑलरेडी ये गाना। अच्छा। और जब उन्होंने आई बिलीव पेश किया और उसको कंपोज किया गया, तब फिल्म में इसकी सिचुएशन क्रिएट की गई थी। तो उनका पहले अलग से एक लिखा हुआ था और वो फिल्म में आया। खैर, तो जो इस गाने में हमेशा से मुझे अच्छा लगता है कि एक तो अगेन इट्स वन ऑफ दो सॉन्ग जो हमेशा से बहुत गाया है, बहुत अंदर आपके नसों में रहता है वो वैसा गाना। और पूरे गाने में ये जो ख्याल है कि जो सेंट्रल उसका मैंने जो हमेशा महसूस किया है कि जब आप एक क्राइसिस में होते हैं, एक दिक्कत में होते हैं, तो यू टर्न टू समथिंग, कि एक सहारा होता है उस वक्त।
कि भाई अगर ये यहाँ दिक्कत हुई तो आप इससे आपको एक रिलीफ मिलती है, एक राहत मिलती है। लेकिन जिससे आपको वो राहत मिल रही है, अगर वही सोर्स जो है, अगर वो तकलीफ का सोर्स बन जाए, तो तब इंसान क्या करे। वो जो पूरा कंपैरिजन जो वो लेके आए हैं, तो ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। सो ये जो उन्होंने अपने उसमें जिस तरीके से उसको पेश किया है, पिरोया है, ब्यूटीफुली रिटन सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुली रिटन सॉन्ग। इनफैक्ट ऑल द अंतरास फॉर दैट मैटर, बहुत एक अंतरा उसका कमाल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा गाना आपने जो चुना है वो एक बड़े मजेदार है, तो डायलॉग की तरह है। हाँ, जो कि अच्छा तो में था, अच्छा तो हम चलते हैं। जी जी। लेकिन आपने उसके अंतरा के बारे में कहा, सुबह मैं उसका अंतरा जो है वो सुनाना चाहूंगा। जी। अच्छा, तो ये गाना पहले, अच्छा तो हम चलते हैं, सबने सुना हुआ ये गाना। अभी प्लीज प्ले द सॉन्ग। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी जरा देखो तो घड़ी, ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी ये अदा मुझे पसंद है। एक तो इस गाने से जुड़ा मेरे ख्याल से आपने भी बताया कि कुछ एक राज है जो आप बताएंगे, खैर तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, उसके बारे में। जहां तक मुझे ये गाने में जो सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि एक तो बातचीत, मतलब एक डायलॉग को जैसे पिरो दिया गया है गाने में, और दूसरी बात अगर आप इसका जब हम विजुअल देखते हैं गाने को, तो एक पूरा सीक्वेंस है, मतलब उसको जैसे स्क्रिप्ट को पूरा गाने में बदल दिया गया है। तो गाना 3 मुलाकातों पे बटा हुआ है। तो गाना जब शुरू होता है, इट्स अ फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग, वहां पे मुलाकात हो रही है कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, जुमेरात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, ये बात होती है। फिर जब हम अंतरे में आते हैं तो विजुअल से पता चल रहा है कि हाँ भाई कपड़े बदल गए हैं, सीन चेंज हुआ है, हीरोइन मिलने आ रही है, आई है। तो जैसे मिलने आती है तो कहते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी, देखा जरा देखो तो घड़ी, नहीं ओहो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी यही अदा मुझे पसंद है। तो ये जो बातचीत का है कि एकदम डायलॉग को एक राइम करके उसमें बदल दिया गया। अच्छा, अब दूसरा ये जो अंतरा है, पहले मुखड़े में है कि वहीं जहां कोई आता जाता नहीं, अब दूसरे में वो एंड में ये कहते हैं कि कहाँ मिले, तो यहीं यहाँ कोई आता जाता नहीं। तो उन्होंने ऑलरेडी देख लिया है उस जगह को कि अच्छा यहाँ पे मिलना सेफ है, यहाँ मिला करेंगे। अब नेक्स्ट अंतरा जो है उसमें तीसरी मुलाकात है कि तीसरे दिन मुलाकात हो रही है। अब वहां पे कुछ लोग आ गए, उनको देख लिया है, तब उनकी चोरी पकड़ गई। तो लड़की कह रही है कि वो कहते कि उड़ा है रंग तेरा क्यों गोरी, कि हमारी पकड़ी गई है अब चोरी। तो जिस तरीके से वो प्रोसीड होता है, अब इंटरेस्टिंग ये है कि गाना बना उसके हिसाब से पिक्चराइजेशन डिसाइड किया गया, पिक्चराइजेशन को ध्यान में रख के इसको किया। वो एक इंट्रिग है, मतलब हमने तो ऑब्वियसली इसको सुना है, देखा है, उस हिसाब से एनालाइज किया है। सो इसमें शायद आप कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब इसके पीछे क्या कहानी है। तो इरशाद भाई ने कहा कि बख्शी जी जो थे कि गाने में तीनों अंतरों में एक अपनी यात्रा, एक अपनी कहानी लिख देते थे जी। वो अपने आप में एक फिल्म होती थी जिसका बिगिनिंग, मिड और एंड होता था, उसमें अपनी एक गोलाई होती थी। करेक्ट। तो आपने कहा कि इस गाने में भी करते 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 वो कहाँ पर पहुंच गई। हाँ। ये बड़ी खासियत थी, इसलिए गाने की प्रोग्रेशन लगती थी। ये नहीं कि एक मुखड़ा लिखा और अलग अलग कुछ 3 टुकड़े ऐसे लिख दिए, 3 अंतरे पिक्चराइज करो, समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कह रहा है जी। में अपने आप में पूरी संपूर्णता एक कहानी होती थी। ये उनमें बहुत बड़ी खासियत थी बख्शी जी में, ये बात तो बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपने जो गाना चुना है वो भी मेरी वो है, अच्छा वो मेरी फिल्म का ही चुना है आपने, पिक्चर हीरो। वाह वाह क्या बात है, जरा चलाया जाए भाई हीरो फिल्म को। टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े। एक तो बख्शी साहब ने वो जो शीशा हो या दिल हो में भी जो किया है उन्होंने, वो दिल और शीशे
का जो एक सिमिली जो उन्होंने क्रिएट की है विच इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज जैसे शीशे का सामान है, हमेशा हम कहते हैं हैंडल विद केयर, फ्रेजाइल, बट आप उसको कितना भी संभाले, जिंदगी भर संभालना मुश्किल है। कभी ना कभी वो थोड़ा चिटक जाएगा, उस पर कहीं थोड़ा चिप हो जाएगा, थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा। तो दिल का भी वही है, आप उसको कब तक संभाल के रखेंगे, आखिर वो शीशे की तरह एक न एक दिन टूटेगा। सो वो जो उन्होंने क्रिएट किया है वो बहुत अमेजिंग है कि टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, हिजर की ऊंची दीवार बनाई। तो ये बहुत बहुत ही बेहतरीन। ये गाना जो मेरी फिल्म हीरो का है, इसमें आप समझिए कि एक बहुत बड़ी देन ईश्वर की भी थी। सिचुएशन भी अच्छी थी कि रेशमा जी बॉम्बे आई हुई थी, उन दिनों में पाकिस्तान से आई थी, तो मैं उनको राज कपूर साहब की पार्टी में मिला था, तो मुझे बहुत उनके गाने सुने, बहुत अच्छा लगा जी। उन्होंने बहुत अच्छे पाकिस्तानी सॉन्ग्स उनके पॉपुलर भी थे। तो मैंने लक्ष्मीकांत जी से बात की कि एक गाना जो हमारा विरह सिचुएशन है, विरह लव स्टोरी में एक मिलन की सिचुएशन, विरह की सिचुएशन होती है जी जी, जब वो चढ़ जाते हैं। तो बख्शी जी को, तो रेशमा जी को जब हमने चुना इनसे गाना गवाएंगे, तो मैंने बख्शी जी को कहा, बख्शी जी अभी रेशमा जी से गवाना है ये गाना, और ये गाना ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान की शायरी, शायरों की जो बातें हैं, अखियों ने रहन दे अखियों दे पास, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं रेशमा जी के, और उसके मुकाबले में तो होना ही पड़ेगा सब। मैंने ऐसा थोड़ा उदास होकर कहा, तो मुस्कुराने लगे मुझसे, क्यों घबरा रहे थे? मेरे वाले नहीं, लेकिन क्या है कि रेशमा जी को हम लेके आए हैं, उनको मैंने मनाया भी है, ये गाना होने वाला भी है। तो अब ये गाना ऐसा होना चाहिए कि बिछड़े हुए गाने बहुत आए हैं बख्शी जी, बिछड़ने में कितने गाने आए, तो किस तरह से हम जो ये पाकिस्तानी राइटर्स हैं उनको हम बता सकें। बोले डोंट वरी, उनको बता देंगे हम। एक हिंदुस्तानी राइटर भी है जो रेशमा का गाना अच्छा लिख सकता है, और दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया और ये गाना मुझे कहा कि तुम लिखो। वो क्या मुझे गाना सुनाते नहीं थे, वो क्या करते थे, आओ सुभाष के बैठो यहाँ, पहले सिचुएशन वगैरह सुन ली, जो सुननी कहानी वानी सुन ली, फिर एक उनके सामने एक कबोर्ड होता था, उसमें कुछ कागज पड़े होते थे, तो मैं उनका ही कागज उठा के उसी उनके पेन से, अपने पेन से उठा के हाथ से लिखता था, और ये बोलते थे गाना, कुछ एक एक पहला शब्द, पिछड़े अभी कभी, तो मैं बच्चे की तरह वो गाना लिखता था, तो मुझे इसलिए वो याद भी हो जाता। अच्छा। तो लिखते लिखते करते करते ये गाना है। बख्शी साहब तो खुद भी धुन बनाते थे, बहुत अच्छा कंपोज करते थे, और कई बार मतलब वो जो लिख के लाते थे वो धुन के साथ लाते थे। तो उस मामले में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि मतलब? तो बहुत शौक था गाने का, आपको जीवन और फोक का बहुत शौक था उनका, फोक म्यूजिक का। हर एक इंसान की एक एम्बिशन रह जाती है, एक ड्रीम रह जाता है वो। तो अपने गाने की जितनी भी उनकी फ्रस्ट्रेशन होती थी वो रात को पार्टी में सुनाते थे। उस घर में क्या गाया, ये गाना ऐसे गाना चाहिए, है ना। तो फिर उनके जब गाने जो हैं, हमने बहुत सुने उनके गाने, उनके ही और हमारे भी, और वो जब गाते थे तो फिर बस तान लगा के पूरी महफिल की जान हो जाते थे। लेकिन उनकी माइक्रोफोनिक वॉइस नहीं थी, माइक्रोफोनिक प्रोफेशनल वॉइस होती है, वो टोन नहीं था उनका। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था, हर बार ये गाना अच्छा बना है, मैं कहूँ नहीं नहीं आप कुछ की तरह। एक चीज से बताइए, सॉरी मैं थोड़ा इसमें वक्त ले रहा हूँ, बट यही मौका है मेरे पास जानने, मतलब हम लोग जैसे आज राइटर्स हमारे साथ अक्सर जो हम फेस करते हैं कि मतलब कोई गाना लिखते हैं किसी सिचुएशन के लिए, फिर वो बैक एंड फोर्थ होता है कि मतलब पहले अप्रूव नहीं हुआ या कुछ चेंज करना है, कुछ ये है। तो जब बख्शी साहब के साथ आप काम करते थे तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता था कि किसी गाने में कोई हिस्सा अगर आपको लगे कि इसको थोड़ा रिवर्क करें, थोड़ा बदलें, तो वो इंटरेक्शन कैसा होता था, मतलब हाउ वाज ही अबाउट इट? बख्शी जी की बहुत बड़ी अच्छी आदत थी कि वो पहले तो आप जो कहानी सुनते थे ना, वो बहुत गौर से सुनते, कितनी भी सस्ती कहानी हो, आम कहानी हो, कैसे भी हो, और वो कहानी इतने गौर से सुनते थे, और कहानी के अंदर वो इमोशंस को ढूंढते थे, उस कैरेक्टर की इमोशन जिसकी यात्रा है। अच्छा, ये मुझे बाद में समझ आया। पहले तो हम लोग कहानी सुनाते हैं, फिल्म सुना रहे हैं जैसे हम लोग, और उस कहानी की जो व्यथा है और जो उसका इंटरनल पेन है, इंटरनल थिंकिंग है, वो उसको कैसे याद रखते थे मुझे मालूम नहीं। अगर 6 महीने बाद भी गाना रिकॉर्ड हुआ है, 1 साल गाना बाद भी रिकॉर्ड हुआ है, तो जिस वक्त वो लिखते थे और उसके अंतरे लिखते थे, तो उनके अंतरे मेरी फिल्म और मेरी स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा जानते थे देन मेरे सीन्स। ऐसा
तो मुझे लगता था कि ये बंदा राइटर है या फिलोसोफर है या ऑब्जर्वर है, इन्होंने कितनी जिंदगी देखी है। सो मेरा बख्शी जी की कलम के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक था एज ए डायरेक्टर। बीइंग ए राइटर आई हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज वर्क, एंड हर डायरेक्टर को एक लिरिक्स राइटर की और राइटर की बहुत कदर करनी चाहिए। हम लोग वो कदर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो सिनेमा में हम लोग मिस कर जाते हैं बहुत सी चीजें कि राइटर ने कितनी पेन से, कितनी समझदारी से लिखा है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो, डायलॉग राइटर हो या लिरिक्स राइटर। ये था हमारा तालमेल आपस में बहुत अच्छा था। मैं उनको अच्छी तरह समझता था, वो मुझे अच्छी तरह समझते थे। एक गाना आपका, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। आपकी रिक्वेस्ट में आया था कि ये अंतरे से शुरू करिए, सुभाष जी कीजिए। जी, बिकॉज ये गाना जो है इसमें हमेशा खासकर ये वाला जो अंतरा है, ये मुझे बहुत यूनिक और लैंडमार्क लगता है। मतलब इस तरीके के बहुत गाने हमारी फिल्म के कैटलॉग में, हिस्ट्री में बहुत आए हैं, लेकिन इसमें वो जो एक मतलब एक बैलेंस जो बख्शी साहब ने क्रिएट किया है कि मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। अब कोरस कहता है कि करे वो क्या, बेचारा दर्जी क्या करे, तू लड़की थी अब पतंग हो गई। तो डिस्क्राइबिंग एक लड़की जो एकदम वो जवानी बचपन उसके वो दहलीज पे है, मतलब उस ब्लॉसमिंग एवरी डे, उसको डिस्क्राइब करते हुए मतलब एक हिंट ऑफ सेंसुअलिटी भी है, येट वो इतना खूबसूरती से तहजीब और लिहाज के दायरे में है कि वो बैलेंस बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। ये लाइन हमेशा से मतलब जब से सुनता हूँ बहुत कमाल लगती है। मतलब कभी ऐसी लाइन अगर हम क्रैक कर सके तो मतलब काम हो जाए। मतलब ऐसा एज अ ह्यूमन बीइंग कभी हम लोगों ने तो उनको उनके गानों के थ्रू ही देखा है, और बाद में चलिए जब ये इंटरनेट और यूट्यूब का जमाना आया तो कुछ उनके इंटरव्यूज वगैरह देखे, तो ही ऑलवेज सीम्ड अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन। बट उनकी राइटिंग में हमेशा एक उनके लफ्जों में, उनके एक एक सेंटेंस में, एक एक लाइन में एक अजीब एक कमांड, एक वजन आता था। ऐसा लगता था कि दैट वाज हिज लास्ट वर्ड, वो ऐसे बोल देते थे जैसे एकदम। सो वो उनके व्यक्तित्व से कैसे निकल के आता था ये मैं सोचता था कि एक एक शब्द, एक एक लाइन यूज्ड टू बी लाइक अ स्टेटमेंट, कि फाइनल स्टेटमेंट बदल दिया, बोल दिया, इसके बाद इसको बदलना नहीं है। मतलब ऐसा लगता था मुझे उनकी लाइनें सुन के, आज भी लगता है। सो हाउ वाज इट? मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि वो उनकी आदत थी हैरान करने की, मतलब कि आपको सरप्राइज देने की। अब गाना सुनेंगे तो ऐसा लगेगा सुना ही, आपको सिचुएशन बताएंगे तो ऐसा लगेगा सुना ही नहीं उन्होंने, फिर थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, फिर एक सिगरेट पियेंगे, फिर मुस्कुराएंगे और बोलेंगे नहीं। और एक आदत जो उनकी खासियत, ही वाज वेरी ह्यूमरस कैरेक्टर बट इन हिज ओन वे, who does not look humorous but he talks one liner। एक ही लाइन मारी, मतलब एक सुनार की 100 लोहार की, एक लाइन में ही सब कुछ बोल रहे। ओके ओके। अब मुझे याद है कि उनको ये था, बताया था उन्होंने मुझे कि मैं कूली फिल्म लिख रहा हूँ सुभाष, और कूली एक वर्ड ऐसा है जो हमारे मीटर में कहीं भी फंसता नहीं है। यू सी, एक बड़ा कठिन वर्ड दे दिया मुझे एक डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने, और इसके ऊपर मुझे गाना लिखना है, और मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है। मैं ऐसा लगा कि मैं जान छूटी मेरी, ऐसे कहना। मैंने बोला क्या हुआ, तो तब उन्होंने लाइन सुनाई, और वो लाइन मुझे आज तक बहुत पसंद है, गाने में भी और फिल्म में भी। कुली सारी दुनिया का, रेलवे स्टेशन का कुली है जी, जी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम वहीं के वहीं पे खड़े रह जाते हैं। करेक्ट, सही बात, सही बात। तो तंजिया भी एक उनका नेचर था। क्यों इरशाद जी, मैं सही कह रहा हूँ इरशाद भाई, कि एक उनका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सेंस ऑफ ह्यूमर एक अपना था। अगर आप देखो तो चाबी खो जाए वो गाना या कोई भी है, तो समाज की तरफ उनका एक अपना एक टोन आप कह लीजिए। और एक वो, जहां तक मैंने समझा है, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट एक कैरेक्टर के फ्रेम ऑफ माइंड को कम से कम शब्दों में एकदम साफ कैप्चर करना। जैसे जैसे मैंने इस गाने को जब भी हमेशा समझा कि जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, डर का, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, बिकॉज द फिल्म इज अबाउट एन ऑब्सेसिव लवर। तो उसका फ्रेम ऑफ माइंड इस लाइन में कितनी खूबसूरती से कैप्चर होता है कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। क्योंकि वो कैरेक्टर जो है वो साइकिक कैरेक्टर है। आप देखिए साइकिक कैरेक्टर बस यही है जो है। बिल्कुल, हाँ, करेक्ट। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तीसरे गेस्ट
मास्टर लिरिक्स राइटर कुमार जी को। कुमार जी को सब जानते हैं, चाहे वो गाना बॉबी डॉल है सोने की हो या सोनियो हो, या जितने भी हिट गाने आज सुन रहे हैं आज कुमार साहब ने लिखे हैं। नमस्कार जी सुभाष जी। नमस्कार, वेलकम वेलकम कुमार जी। बहुत अच्छा कैसे लगा आप आए जी, उनके फैन रहे मैंने जब भी आपको मिला हूँ, और आप में और बख्शी जी में मैंने काफी समानता देखी है। वो भी पंजाब से, आप भी पंजाब से, आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ही है जितना बख्शी जी का था। तो आपका क्या विचार है? शाहिद भाई ने जैसे बोला, जैसे अमिताभ ने बताया कि वैसा इम्पैक्ट मुझ पे भी रहा बख्शी साहब का, क्योंकि जब मैं पंजाब से आया तो बख्शी साहब के गीत सुन रहा था, लेकिन बख्शी साहब के नाम से वाकिफ नहीं था मैं। शुरू में आया यहाँ पर जैसे संघर्ष होता है, गाने सुनते सुनते से जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, कुछ ऐसी फ्रेजेस इम्पैक्ट करने लगे मेरे दिमाग पे। और मुझे लगता है सुभाष जी, जहां तक बख्शी साहब के गीतों को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत अर्ली एज में ये पता लग गया था कि दिल से दिल का रास्ता सीधा जा रहा है, इसलिए दिमाग की गालियां नहीं छाननी है। वो करैक्टर को जी के लिख रहे थे, जब भी सिचुएशन आती थी होगी वाकई वो फिलॉसफी लिखनी, पोइट्री लिखनी, शायरी लिखनी, वो लगता है कभी कभी ऐसा लगता है कि हम चांद के पीछे से परियां निकाल लेंगे, है ना, आसमां के पीछे से भगवान को निकाल लेंगे, लेकिन जब ये कुली ऐसे करैक्टर सामने आ जाता है सर, तो ऐसा लगता है यार इस पे क्या लिखे जाएंगे। तो मुझे लगता है, मैं ऐसे काल्पनिक सोच रहा हूँ इस बात को कि शायद वो ट्रेन से सफर कर रहे होंगे, उन्हें कुली की जो ये बात उसको महसूस कर लिया होगा, और जब सिचुएशन आई और उसको लिख दिया होगा, क्योंकि वो इमेजिन करते थे कैरेक्टर की। yes, वो उसको कहाँ देखा है, अगर कुछ बारे में, तो अगर खलनायक होगा तो कैसा होगा। करेक्ट। और वो राइटिंग की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स के साथ बैठ के गाना लिखते होंगे शायद। जी जी। तो उस एंगल से शायद बहुत सारी राइटिंग बख्शी साहब ने लिखी। आपकी जो लिस्ट ऑफ चॉइसेस आई है उसमें बड़ा मजेदार गाना है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ये गाना सुनेंगे पहले हम, फिर इसकी चर्चा छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। क्या गीत है सर। तो आपने अंतरे के बारे में क्यों कहा सर? इसमें एक लाइन आती है कि आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। पहले तो थॉट तो है ही गाने में, बट इम्पैक्ट ऑफ राइटिंग बहुत है। इम्पैक्ट ऑफ राइटिंग होता है जब द परसेप्शन ऑफ राइटिंग बड़ी हो जाती है ऐसी राइटिंग के साथ, कि आम बात है बट थॉट जो है कमाल। आजा उम्र, बहुत लोग बात करते होंगे, हम लोग ऐसा लगा बात में से गीत निकाल लिया उन्होंने। चिट्ठी आई है, हर आदमी को ये चिट्ठी का पता, चिट्ठी आई हम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह से एक इंतजार को कैसे बयान किया पूरे गीत में उन्होंने। और आजा उम्र बहुत ही छोटी, अपने घर में हम अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों के लिए अपने घर छोड़ देते हैं, घर वालों को छोड़ देते हैं, और उनके साथ रहते हैं जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, और बेगाने लोगों के साथ पूरी उम्र बिता देते हैं। अगर मसला रोटी का ही है तो रोटी तो अपने घर में भी मिलती है। आने वाले वक्त पे शायद ये शब्द बख्शी साहब के इसी गीत से यादगार रहेगा। जब जब यूट्यूब खोलेगा तो ये गीत से चिट्ठी अमर रहेगी। और ये ईमेल का जमाना है, जैसे गाना जो आपने भेजा है कुमार जी, हाँ जी, बहुत मेरी पसंद भी बहुत है, मेरे दिल का गाना है और मैं हमेशा ये गाना गाता हूँ। और ये बख्शी जी का बहुत ही बेहतरीन गानों में से गाना मैं मानता हूँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं मुकाम, वो फिर नहीं आते, इसकी बात ही कुछ अलग है। लेकिन आपने कहा कि सुभाष जी को अंतर सुनना है, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, वो सुनना है। पहले वो सुनाता हूँ मैं आपको इसका अंतरा, फिर मैं आपसे बात करूँ। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। क्या अच्छी लाइन है, देखिए, कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है बख्शी ने। और ये गाना जो आपने चुना है, मैं समझता हूँ ये इरशाद भाई का भी और अमिताभ जी का भी फेवरेट होगा। ये हर शायर
का, हर दिल वाले का जो जिंदगी उसका फेवरेट जिंदगी का सच है। जो हम बोलते हैं ना, एक बार जो बिछड़ जाता है, जो चला जाता है दुनिया से, कभी लौट के आता नहीं। बड़े बाखूबी ढंग से एक ही सच को बार बार लिखा है बख्शी साहब ने, एक ही सच को बार बार लिखा, अलग अलग अंदाज में लिखा। इसमें कितनी खूब, वही जो दुनिया से जो चला जाता है वो कभी आता नहीं। एक छोटी सी बात है, साधारण सी बात है, बट उन्होंने अपनी सोच से, अपनी फिलॉसफी से उसको इतना बड़ा बना दिया है कि आज हम उस गीत की चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी लोग शायद ये अमर गीत है, इनको ये गीत भूल ही नहीं सकते हम, क्योंकि इनमें सच लिखा हुआ है, यूनिवर्स का ट्रुथ लिख दिया बख्शी साहब ने। बिल्कुल। आपका अगला गीत जो आपने भेजा है, चिट्ठी ना कोई संदेश। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। इससे, इस गीत से एक रिसेंट इंसिडेंट जुड़ा मेरी लाइफ में। मेरे फादर 5 मार्च को चलाना करके, मतलब रहे नहीं मेरे पास, दुनिया से चले गए मुझे छोड़ के। तो जब उनकी क्रिया थी, प्रेयर मीटिंग हो रही थी ना जब, तो ये गीत पंडित ने गाया। जब प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना गाते हैं, बट पंडित ने ये चिट्ठी ना कोई संदेश गीत गाया और सब लोग रो रहे थे। इसमें वही सच है, वही बात है कि मैं दूर था, पापा जलंधर थे, बट उसका इंसिडेंट की बख्शी साहब ने मौत को भी महसूस करके लिखा है। एक जिंदा आदमी मौत को महसूस कर रहा है कि वो जा रहा है आदमी, वो क्या सोच रहा होगा उस वक्त, क्या उसके जहन में क्या चल रहा होगा, उसके जहन में क्या चल रहा होगा, कितने ख्यालात हो गए, पूरी उम्र सिमट के एक लम्हे में आ गई होगी उस वक्त, एक आह भरी होगी। और सबसे खास बात है कि उस वक्त गम और उस वक्त कहाँ थे हम, 2 बार वक्त आ रहा है उस लाइन में, लेकिन दोनों के मायने कितने बड़े हैं। एक जाने वाले का, एक जो उधर जिंदगी में है, और उसका वक्त है। और बड़ा है, मुझे लगा कि मौत को कितने करीब से महसूस करके लिखा हुआ है ये गीत बख्शी साहब ने। सल्यूट है उनको इस राइटिंग के लिए। सेंसिटिविटी टू द सिचुएशन, पीपल सिचुएशन में सर, सिचुएशन पे हिट गीत लिखना ये बख्शी साहब से सीखा है, क्योंकि आज भी हम लिखते हैं सिचुएशन पे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आज हुक लाइन हम लिख रहे हैं, हुक लाइन का टैग हम सब पे लग गया है, बट हुक लाइन का जो क्रिएटर है वो बख्शी साहब ही हैं। उस नामकरण अब हुआ है, बट हुक लाइन उन्होंने पहले लिखनी शुरू कर दी थी। तो छोटे छोटे टुकड़े थे, पहले टुकड़ा बोला जाता था, है ना, पहले बोलता था मुखड़ा क्या है, लेकिन अब सुभाजी पूछा जाता है गाने की हुक लाइन क्या है। सिर्फ हुक लाइन पे गाना तय हो जाता है। हुक लाइन आ गई तो समझ लो आपको जन्नत मिल गई है, गाना पूरा कंप्लीट हो जाता है। आज हुक लाइन का दौर हो गया, लेकिन नामकरण हम पे लगा, पहले हो गया था ये, मुझे लगता है। कुमार जी, आपकी तारीफ करते हुए मैं कहूंगा कि आपके अंदर भी गाने ऐसे हैं जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर विद फिलॉसफी है। आपके कई गाने मैंने सुने हैं, सोनियो गाना है, जैसे बहुत से गाने हैं जो कि आप में बख्शी जी की बहुत की तरह आपके अंदर भी वो क्वालिटीज हैं कि जहाँ आप को एक मुस्कुराहट से देखते हैं लेकिन दिल से महसूस करते हैं, और वो एक शायर के लिए बहुत एक जरूरी चीज होती है, और वो है आप में है, अमिताभ जी में है। हाँ जी, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में सर इम्पैक्ट ऑफ राइटिंग किसी गीतकार का है, वो अनंत बख्शी साहब का है। हर आदमी उनके गीत सुनता है। हाँ, असर बहुत है बख्शी साहब का। अगर आप गीतकारों में बैठेंगे जो ऊपर उठ रहे हैं, जो बैठ भी सफल हो गए हैं, जब भी चर्चा होती तो लगता है गीत की, जब शायरी की बात हो, पोइट्री की बात हो, मैं नहीं जानता, लेकिन जब गीत की बात हो तो मोहर तो बख्शी साहब के नाम पे लगती है। गीत में जो वो फिलॉसफियां ले आए हैं, कहानियां बोल दी, लोगों के दिल की बात कर दी। शायद मुझे लगता है वो खुद की बात कभी करके नहीं गए, पूरी दुनिया की बात की उन्होंने हर बार। बिल्कुल सही कहा, वो खुद की बात कभी भी नहीं करते थे। कभी भी मैंने उनको तारीफ करते नहीं सुना, अपनी कभी और के लिए नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता। क्या बात है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
जी कुमार जी। हाँ जी, ये जैसे बोलता हूँ कि यादें कभी नहीं मरती हैं, तुम मर जाते हो, हम मर जाते हैं, दुनिया मर जाती है, बट यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। एक सच जो है आज भी और कल भी रहेगा। आदमी मुसाफिर है, हम भी मुसाफिर हैं, बख्शी साहब भी मुसाफिर थे, बट बख्शी साहब ऐसे मुसाफिर थे जिन्होंने कि हम जैसे मुसाफिरों के रास्ते आसान कर दिए। अब अगला गाना आपने मेरी फिल्म से सुना है, मैं हैरान हूँ। और ये है गाना, भैया पहले सुन लीजिए गाना, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि ये गाना क्यों चुना इन्होंने। नीचे इश्क है, ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है, एक नहीं सब बातें कर लो, सब बातों का एक मतलब है, रब सबसे सोना इश्क, रब से भी सोना इश्क। वाह, क्या गीत है, क्या राइटिंग है, क्या सोच है। रब सबसे सोना, मतलब बख्शी ने भगवान को भी देख लिया। हाँ, रब को भी देख लिया, उसके बाद रब से भी सोना, इश्क इश्क, क्या बात है ये। और हमने सुना था ऊपर रब है, ये तो सबको पता था, लेकिन नीचे इश्क है और बीच में सब है, ये उनके गीत के बाद पता लगता सबको। आप मानेंगे कि जब मैं ये गाना पिक्चराइज कर रहा था, मेरे लिए गाने को पिक्चराइज करने में बहुत समय लगा और एक एक को समझने में, उनकी लाइन को। ज्यादातर मैं विश्लेषण एनालिसिस शूटिंग के टाइम पे ज्यादा करता था, क्योंकि उसके अभी विजुअल बनने वाले हैं और मेरे कैरेक्टर्स गाने वाले हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल इरशाद भाई, मुझको ये 2 लाइनें ने तंग किया। रब से सोना इश्क इश्क, रब से भी सोना इश्क, रब से भी सोना इश्क। अब बाकी तो मैं तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि नीचे इश्क है ऊपर रब है, तो ठीक है, वो जमीन पे देखेगी, वो आसमान में देखेगी, और क्या करेगी। इन दोनों में हम सब हैं, फिर वो आंतरिक में आ जाती है, ऊपर से नीचे करके अब मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। एक नहीं 100 बातें कर लो, 100 बातों का एक मतलब है। आप कुछ भी बातें करते हो, लेकिन बात वही है, आखिर घुमा फिरा के उधर ही आएंगे। ये भी मुझे समझ आया। पर रब से सोना इश्क, रब से भी सोना, ये मुझे समझ नहीं आया कि इसका शॉर्ट में कैसे लिखी। कई बार उनके जो लफ्ज थे या उनकी लाइंस होती थी, हम जैसे डायरेक्टरों को बड़ी मुसीबत में डाल देती थी कि इसका विजुअल से एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, इसलिए कभी हम चोरी कर लेते थे कि अब नहीं समझ आ रहा है तो हीरोइन के खूबसूरत क्लोज में चले जाओ, कम से कम उसको गा लेने दो। लेटर भी आनंद बख्शी, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि ऐश्वर्या को क्लोज लेते हुए कि एक काम करो बख्शी, तुम बन जाओगे, तुम गाना गा रही हो, मुझे तो इस मेरे बाहर है कैमरा में से मैं इसको एक्सप्रेस कर सकूं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं कबूल करता हूँ इस बात को। अच्छा सुभाष जी, एक और लाइन आती है, तुमने इश्क का नाम सुना है, मैंने इश्क किया है। ये इतनी खूबसूरत बात कैसे, आप इस पे थोड़ा रोशनी डालें, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे से जिंदगी में सबसे बड़ी ये गलती हुई है, उसके गाने में मैंने एक लाइन काट दी, क्योंकि गाना मुझे ऐसा उस वक्त ऐसा लग रहा था कि लंबी होगी, गाना लंबा हो गया है, स्लो गाना भी था। तो जब आप बना रहे होते हैं उस वक्त थोड़ी पता लगता कि पब्लिक को पसंद आएगी या नहीं। मुझे लगा ये बहुत लंबा गाना, कैसे मैं इसको करूंगा। तो लड़के का एक उन्होंने लाइन लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, शायद पिक्चर में नहीं है, कि लड़का कहता है, तुमने इश्क का नाम सुना है, मैंने इश्क किया है। यहां तक तो मैंने रखा शॉर्ट, उसके बाद मैंने कट कर दिया, दूसरे पे आ गया। लेकिन दूसरी लाइन इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी, मुझे आज तक पछतावा है कि वो लाइन मैंने क्यों नहीं ली। दूसरी लाइन की, तुमने इश्क का नाम सुना है, मैंने इश्क किया क्या है, इसका असर हमसे पूछो, ये जहर हमने पिया है। वाह, इसका असर हमसे पूछो, ये जहर हमने पिया है। इश्क है इश्क, ये इश्क इश्क है इश्क। वो धागा ये कच्चा, वादा ये पक्का, बड़ी खूबसूरत बातें, 2 कपलेट जो थे गाने के, इतने ब्यूटीफुल। इमली से खट्टा इश्क, यानी ये इस तरफ भी है, ये इस तरफ भी, ये धागा भी कच्चा है, वादा भी पक्का है। एक उस सिचुएशन में उस लड़की की जिंदगी में होता भी ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत गीत था सर, बहुत जबरदस्त है, जो अभी समय ना होने के कारण मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये हुआ है और आपने बिल्कुल सही पहचाना ये गाना जब आपने चुना है। और मैं अभी
ये कहूँगा कि आपके सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ अपने बारे में तो बात नहीं कर सकता कि ये फिल्में मेरे हर बार मेरा एक अपना एक्सपीरियंस था बख्शी जी के साथ, और बख्शी जी ने मेरी कहानियों को नरेट करने में बहुत हेल्प किया है। मैं जानता हूँ कि किसी भी राइटर को, डायरेक्टर को या ऑडियंस को ये समझना चाहिए, एक फिल्म बनती है, उस फिल्म जो राइटर कितना भी खूबसूरत स्क्रिप्ट लिख ले, लेकिन उसको जब तक पोएटिक फॉर्म नहीं दी जाती, और एक लिरिक्स राइटर ही आता है उस वक्त जब आपकी कहानी की फिलॉसफी, अंदर की इमोशन बताता है। जब उसको इंटरलाइज करने वाला, स्क्रिप्ट को इंटरलाइज, कितना भी ड्रामेटिक हो, चाहे जिंदगी मेरी जंग हो या एक्शन फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो, आप उसको जो एक लेयर देते हैं, रूहानी लेयर, वो सिर्फ लिरिक्स राइटर ही लाता है। आप लिरिक्स राइटर को भगवान मान के चलिए, एज ए टेक्नीशियन, एज एन आर्टिस्ट, एज ए स्टार। एक हर डायरेक्टर का फर्ज है कि उसके हर बोल की कदर करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। मुझे हमेशा चिंता रहती थी कि बख्शी जी ने लिखा है तो मैं इसको पिक्चराइज जब देखेंगे मेरा गाना तो मुझे क्या कहेंगे, बस मेरा गाना यही समझ आया तुझे, यही लाइन समझ आई तुझे, चलो ये भी ठीक है, क्योंकि मेरे साथ उनके ताल्लुक इन चीज़ों के बहुत गहरे थे। तो आई वुड लाइक टू टेल यंगर जनरेशन ऑल्सो, रिस्पेक्ट पोइट्री, अंडरस्टैंड इट। आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपकी स्माइल बढ़ जाएगी, आपको दुनिया को समझने का एक तरीका, सलीका बन आ जाएगा। साइकोलॉजी ऑफ द पीपल आप समझ पाएंगे, फिलॉसफी ऑफ लाइफ समझ पाएंगे। अब मुझे, अगर आप मेरी पसंद के गाएं तो मैं सिर्फ आज की डेट में 2200 गाने मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन रोमांटिक गाना एक मैं सुनाऊंगा आपको अपनी पसंद का, और एक फिलॉसफी का। तो पहला गाना मैं सुनाऊंगा वो कि इतना बड़ा हिट गाना है, लेकिन अगर आप उसके अंतर भी सुने और उसकी गहराई पे जितने जाएंगे, तो लव स्टोरी को, दो लवर्स को ऐसी बुरी तरह से बांधता है कि उनकी जिंदगी में कोई भी घटना उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई है, उस स्टेशन पे खड़ी हुई है, और वो था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ये बहुत सिंपल लाइन है, लेकिन जो जान खींच लेती है पूरा, जो दो लाइन है वो जो मुझे घर कर गई, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, ये तो हो गया प्यार, अब यहाँ से कहाँ जाएं, अंत तो है नहीं। अब वो कहता है कि तेरी बाहों में मर जाए, मतलब कि अब तो मौत ही जो है उस लेवल तक हम पहुंच जाएं कि हम दोनों में समा के एक ज्योति बन के निकल जाएं। उसके अंदर अगर आप देखें तो इतनी गहरी बात है, गाना बड़ा रोमांटिक लगता है और अच्छा लगता है सुनने में भी और देखने में भी, लेकिन अब कहाँ से, यहाँ से कहाँ जाएं हम, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन, एंड आई थिंक यही पूरी जर्नी है उन लवर्स की उस फिल्म के अंदर, और फिल्म को कहाँ से कहाँ उठा के लेके जाते हैं, बहुत खूबसूरत दिया मैंने। एक और गाना मुझे उनका, बख्शी जी का हमेशा अच्छा लगता है, वो कभी कभी खुद भी गाते थे, जब भी पार्टी होती थी तो क्लास होता था, बोले सुनो सुभाष हम गाना सुनो, तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। और वो गाना आज की दौर में सब लोगों के साथ के लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, इस वक्त ऐसा समय आ गया है जिस वक्त कि हमको अपने भविष्य की चिंता है, वर्तमान की चिंता है, बच्चों की, अपने कारोबार की, अपने घर बार की चिंता है, और कुछ समझ नहीं आता है। और जब देखते हैं सबको लगता है कि मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, लेकिन बख्शी जी ने आपको समझाया कि आपका दुख उतना बड़ा नहीं है, ये गाने में आपको समझ आएगा, ये उन्होंने उस वक्त लिखा था। प्लीज सॉन्ग प्लीज। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। अब सोचिए, सबसे बड़ी जो सांत्वना है आपको
कि कोई आदमी मुझसे भी ज्यादा दुखी है, मैं कितना भी गरीब हूं, मेरे से भी एक गरीब है, मैं कितना भी छोटा हूं, मेरे से भी एक छोटा है। तो ये जो एक सांत्वना और एक जो एक आप कहिए इसमें अपनी ही इंस्पिरेशन है, जो हमें इंटॉलरेंस आती है, हमारे जो एक एम्बिशंस बढ़ती है, बौखलाहट होती है, हम पे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जब ये बात समझ लेते हैं तो फिर एक अपने मुसाफिर की तरह हम चल पड़ते हैं अपने काम करने के लिए, कर्मठ होकर अपना काम करते हैं। सुभाष जी, इस गीत में एक खास बात है, जैसे लास्ट लाइन में मैं अपना गम भूल गया जी, देखो जहाँ पे थॉट बहुत खूबसूरत आ जाता है वहां राइम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये भी गीत सीखने का एक नजरिया है। मैं अपना गम भूल गया, वहां पे राइम नहीं हो रहा है, बट थॉट जहाँ आ जाता है वहां पे राइम भी फीकी पड़ जाती है। हाँ, कोई राइमिंग नहीं है उसमें। देखो ये भी एक नजरिया कि थॉट क्या थॉट है गाने। इरशाद भाई आपका क्या कहना है इस गाने पर? जी, मुझे बड़ा खूबसूरत गाना लगता है सर, बहुत ही अच्छा गाना है। और जैसा आपने कहा कि ये हौसला देता है, गाना बिल्कुल देता है मुझे वो, क्योंकि आप समझेंगे इस बात को, नानक दुखिया सब संसार वाली बात लगती है मुझे इसमें। हाँ जी हाँ, नानक दुखिया सब संसार। तो इरशाद भाई वो थॉट के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, एक थोड़ा रोशनी आप भी डाल सकते हैं कि जैसे राइम नहीं हुआ वर्ड, बट थॉट जहाँ पे आ जाता है वहां पे राइमिंग भी कुछ नहीं कर पाती। हाँ करेक्ट, अगर वो थॉट अपने आप में बहुत कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट है तो जैसे एक और बख्शी साहब का गाना, जिस मतलब वो भी एक लाइफ की फिलोसफी है, बहुत बड़ी फिलोसफी है वो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तो जैसे वो भी जो थॉट है कि मतलब एक जो वॉइड है नहीं, वो हम लोग उनके बहुत सारे गानों में ऐसा है। वो गाना हाँ, ये तो गाना सुनने में ही मतलब तुमको अपने आप में सहारा मिल जाएगा, अपने आप में बड़ी बात है। जैसे मुझे एक गाना दोस्त पिक्चर का उनके याद आ रहा है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। अब ये चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही बात, करेक्ट। और कितनी आसान। आप बता दे तुझे कैसे जिया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे एक, आप क्योंकि सवाल जवाब हो रहे हैं तो मुझे भी एक बात आपसे जाननी थी सुभाष जी, कि मैंने सुना है और मैंने ये बात बहुत सारे लोगों से सुनी है कि बख्शी साहब 8-10 अंतरे लिख देते थे। 8-10 अंतरे लिख देते थे। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 8-10 अंतरों का खजाना किसी डायरेक्टर को मिलने के बाद क्या चेंज करने की गुंजाइश रहती थी कुछ? मेरे साथ हमेशा ऐसी प्रॉब्लम बख्शी जी के साथ। और फिर और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल ये था कि ये चूज कौन करता था कि ये 8 अंतरों में से ये 3 अंतरे कौन से हैं? ये प्रिविलेज मुझको देते थे जी। जी अपने आप में बहुत ही स्वाभिमानी इंसान भी थे, और वो हमेशा प्रोड्यूसर डायरेक्टर को या जो सुनने वाला है उसको पहले वो समझ लेते थे कि इसको ये शायरी कितनी समझ आएगी कितनी नहीं आएगी। लेकिन उनको ये था कि मैं अपनी कहानी और अपनी फिल्म के साथ सिंसियर रहूं। ये जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है ये अपने इंडिविजुअल लोग हैं, लेकिन आखिर तो एक कहानी कहनी है, उस कहानी में एक गीतकार ने अपना कहना है जो कहना है, और ऑडियंस ने पब्लिक ने जानना है। तो वो तकरीबन मोस्टली डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को 2 और 3 अंतरों से ज्यादा नहीं देते थे। मैं आपको आज बताता हूँ। ओह अच्छा, तो फिर ये 8-10 अंतरों वाला मिथ है क्या? मैं आपको बताता हूँ जी। क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं देते, कहने लगे जब मैंने देना शुरू किया तो बोलेगा 2 और लिख दो। मतलब ये वही वाली बात है, कुछ और है वो दिखाइए। एक बार ये इंसिडेंट हो रहा है तो बात चली, तो बातों में इरशाद भाई बात निकली जी कि एक बार सुभाष जी मैंने बहुत अच्छा गाना लिखा, तो प्रोड्यूसर ने बोला मुझे कि यार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा गाना खराब हो गया। तो मैंने एक बार फिर दोबारा गाना लिखा, मैंने बोला सर मैंने बहुत अच्छा गाना लिखा है। कहते फिर क्या, मैं खराब कहाँ से करना है वो बताइए अभी। मेरे साथ उनके साथ ऐसा था, मेरे साथ ऐसा था कि वो मैं मेरे बिना कहे, और जब वो 3 देते तो मैं 3 कबूल कर लेता था। मैंने उनको कभी नहीं कहा कि कुछ और लिखो, जब तक एक बड़ी आर्गुमेंट वाली बात ना हो कि वो बात मैं कहानी में कहना चाहता हूँ, बख्शी जी अगर वो भी आ जाए तो अच्छा है, ऐसा मैं उनको कहता। तो बोले अच्छा मैं कल एक अंतरा भेजता हूँ। लेकिन वो बहुत कम हुआ हमारे साथ जी, क्योंकि मैं आपको इसलिए मैं आज उनका क्यों इतना बड़ा फैन हूँ, उनका प्रशंसक हूँ कि वो कहानी को मुझसे ज्यादा समझ लेते थे, ऐसा होता है। लेकिन वो मुझे 4-5 अंतरे देते थे। अच्छा। जब उन्होंने मेरा काम देखना शुरू किया कर्ज के बाद, ये लड़का जो है ये मेरे बोल की, मेरे शब्दों की कदर करता है,
जी 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 जी। और ये आज तो अपने तो वो क्या करते थे, 4-5 अंतरे मुझे लिख के देते थे, मैं पांचों के पांचों लिख देता था, और बिल्कुल बच्चे की तरह, स्टूडेंट की तरह लिख के। अब मैं घर आके वो 5 अंतरे जो हैं 2 दिन तक पढ़ता ध्यान से, दूर से, और ये देखता था कि मेरी फिल्म में कौन सा अंतरा है। पांचों के पांचों अच्छे हैं, लेकिन मेरे कैरेक्टर और सिचुएशन की प्रोग्रेशन में कौन सा अंतरा जो है वो फिट होगा, जो उसको आगे प्रोग्रेस कर सके। क्योंकि तो शायरी है, बोलते ही जा रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी उतना ही उठाना है जितना कि 2 अंतरे उठाने हैं या 1 अंतरा उठाना है, और ये अंतरा मैं उस कैरेक्टर के द्वारा कहूँगा, उसके इमोशन से लेके जाऊंगा। तो आप भी, मेरे पास एक किताब है, मेरी लाइब्रेरी है, मैं आपको बताता हूँ कि बख्शी जी के बहुत से अंतरे मेरे पास पड़े हुए हैं। क्या बिल्कुल, मैं यही कहने ही वाला था कि अगर 5 अंतरे आप लेके जाते थे और 3 इस्तेमाल करते थे तो आप तो खुद पिछली गली से खुद आनंद बख्शी हो सकते हैं दूसरी तरफ से। वही अंतर और मैं तो छोटे मोटे लिखता हूँ तो बख्शी जी याद आते हैं मुझे, बात चलती है मुझसे, और मेरे पास इतने अंतरे कि आप नए गाने बना सकते हैं, अच्छे अच्छे अंतरे। दीवाना दिल के गाने उन्होंने अच्छे लिखे, उसके कितने अंतर लिखे। नहीं क्या मीटर था दीवाना दिल का सर, मीटर क्या था उसका? इतना अलग ये बात है, उसके बहुत इश्क बिना। और सुभाष जी, ये आपका जो गाना था दिल दीवाना, जो परदेश का गाना था जी, हाँ, तो मुझे ये ऐसे ही मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है, और मुझे उन्हीं का वो गाना भी याद आया जहां पे जब वो दीवाना और दिल का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक खेल करते हैं, दीवाना और दिल एक खेल करते हैं दोनों आपस में। अब यही गाना, ये दिल दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना, अब वहां भी खेल, ये दीवाना दिल दीवाना, आपके वाले जो प्रदेश वाला सिचुएशन है, कर। तो वहां पे फिर वही वाला एक खेल हुआ है, जैसे मुझे लगता है ना, एक आदमी का दिल नहीं भरता है एक बात, एक उस लफ्ज को कह लीजिए या इमोशन को कह लीजिए, वो खेल, वो कैसा खेल सर वो। और दूसरी बात मुझे ये बताइए सर कि वो कंपोजिशन के जैसा कि खुद कर भी लेते थे, जब वो कंपोजिशन में बंध जाते थे तब आनंद बख्शी, बतौर आनंद बख्शी कितना खुल पाते थे? बख्शी में बहुत बड़ी खूबी थी जी, ट्यून पर भी अच्छा गाना लिख लेते थे। जी जी जी, वो तो ऑब्वियसली, बेशक। अभी जो इश्क बिना क्या जीना यारा, ये उन्होंने गाना उन्होंने ट्यून पे लिखा, कि रहमान ने उनको ट्यून भेजी और उसके ऊपर उन्होंने पूरा गाना लिखा, और वो गुड़ से मीठा उसके ऊपर लिखा। लेकिन जब गाना नहीं सामने, ये अलग बात है, तो ट्यून नहीं बनेगी जी। गाना लिखा उन्होंने, वो मुझे दिया और मैंने रहमान से जाके उससे ट्यून बनवाई, नहीं सामने अलग बात। तो दोनों में उनमें बहुत बड़ी खूबी थी। अभी आपने जो एक बात कही कि दिल दीवाना, दीवाना दिल जी, दिल जो प्रदेश का गाना है जी 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 जी। अगर मैं उनके घर गया था, मुझे याद है, और मैंने कहा कि सब क्या सिचुएशन है तुम्हारी, समझ गई मैंने, सिचुएशन वही है, पुरानी सिचुएशन है, कोई इतनी लड़का, मेरा भी ऐसा होता है, कोई नई नहीं है ऐसा कुछ। वो दिल, उसका दिल टूट जाता है, सोचता है, उसको झुंझला गया अपने दिल की, यार इतना इमोशन के साथ मैं फंस गया हूँ, तो कहीं वो फंस जाता है। आपको सिचुएशन मालूम है, वो स्टोरी में ऐसा शाहरुख जाता है और शाहरुख ऐसा सी बात होती है, तो मेरे वाला तो बोलते हैं कागज उठा, उनके कागज पड़ा था, तो मैं कागज उठाता था, आज तक उसका कर्जा मैं नहीं सका। लिखा दिल, मैंने दिल लिख दिया, दीवाना, दीवाना लिख दिया, दीवाना ये दिल, दिल 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 दीवाना दिल। मैंने बोला बख्शी जी मैं बाथरूम हो क्या हूँ? बोला रुकने लग गए और मैं बाथरूम चला, बोले जाओ क्या, उनके बाथरूम में आया। अब आके मैंने बोला बख्शी जी आपने 2000 गाने दिल के लिखे, कुछ तो तरस करो मेरे पे है। तो बोले अच्छा तू कल आना, हंसने लगे है। और जैसे मैं घर पहुंचा तो 2 घंटे बाद मुझे फोन आया, तो वापस आओ, बांद्रा में ही रहते मेरे पास। मैं वापस गया, फिर पहुंच गया, लिखो ये गाना, पहले ये पैपी होगा, वही होगा जो घिसा पिटा है, तो तुमने कहा दिल दीवाना दिल दिल, वो म्यूजिकली कर लेगा वो,
नदीम, जब उन्होंने मुझे कहा सुन आगे लिख, मैंने उसकी शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला जो करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है। ये तेरी कहानी है कि नहीं, तेरी कहानी है कि नहीं, पता है इसकी? मैं बोला जी आई है, अब बाथरूम जाने की जरूरत नहीं। गाना वहां था, पहला तो एक राइमिंग है, एक गुरु बोलते हैं उसको, गुरु डाला था उन्होंने। ये कुमार ने जो वो हुक लाइन वाली बात की थी, बख्शी साहब को ये एजाज बख्शा था हुक लाइन का, वो मुझे लगता है वही वाली बात है। पहले उन्होंने वो थोड़ा सा हुक लाइन बनाने की कोशिश की थी दिल दीवाना से। और इरशाद भाई, सुभाष जी, मुझे ऐसा जैसे 3-3 आंतरे उन्होंने लिखे, 10-10 आंतरे लिखते थे। अब ऐसा होता जा रहा है, इरशाद भाई और अमिताभ भी इस बात से एग्री करेंगे कि अब गाना एक मुखड़ा एक अंतरा होता जा रहा है। क्यों, ठीक बोल रहा हूं ना अमिताभ में? बिल्कुल, एक मुखड़ा एक अंतरा, और इवेंचुअली वो भी फिल्म में पूरा आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, और दोनों एक ही जगह आ जाए तो और भी बड़ी बात हो जाती है। अब मुझे ये डर है कि गाना सिर्फ हुक लाइन पे ना रह जाए, फ्यूचर में 10 साल के बाद ये ना बोले जाए कि यार सिर्फ हुक लाइन ही दे दो, बाकी म्यूजिक बजा लेंगे। और तुम्हें तो पता ही है कुमार, ऐसे बहुत सारे गाने आए हैं जिसमें सिर्फ हुक लाइन ही है और कुछ है ही नहीं। है ही है, बहुत सारे रैपर्स मैंने सुने हैं जो जिसमें सिर्फ हुक लाइन है। गीत ने T20 की तरह रुख बदला है। पहले 5 डे मैचेस, 50 ओवर का मैच, और गाने का जो बदलाव हुआ है वो T20 की तरह हो गया। जल्दी चाहिए, 1 मिनट में पसंद आना चाहिए, वरना अगर हुक लाइन नहीं है सर, आपने दुनिया की बहुत बड़ी फिलॉसफी भी लिख दी है तो गाना जमता नहीं है। जमता वही जहाँ पे एक दुनिया की उठाई हुई या राइटरी क्रिएटिव हुक लाइन आती है। इसी जमाना बदलता है, इमोशंस बदलती हैं। पहले इश्क था, फिर मोहब्बत थी, अभी प्यार है, फिर प्रेम है, अभी पार्टनरशिप है, अब डिजिटल इश्क है सर, डिजिटल इश्क, बिजनेस है, अभी पार्टनरशिप है। तो जमाने के हिसाब से चीजें बदलती हैं और बदली हैं, लेकिन जो इंसान का दिल और आत्मा है वो तो बदलेगा नहीं। बेसिक ह्यूमन इमोशन जो है वो वही रहता है। आज फिल्मों में भी देखो, वो फिल्में रुखी रुखी क्यों लगती हैं? वो सीन लिखने पड़ते हैं बहुत बड़े, अपने पॉइंट को, इमोशंस को बताने के लिए बड़े बड़े डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं, बड़े बड़े सीन ड्रामेटिक करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप पोइट्री को समझते हैं, अगर आप पोइट्री का आपको शौक है और उस पोइट्री को उसमें मर्ज करते हैं आपको कहानी नरेशन में, तो वही गाने बनेंगे। गाने एक कहानी का पार्ट होता है, गाना एक एक्स्ट्रा ज्वाइन किया हुआ एक आइटम नहीं है। अगर आप पोइट्री जानते हैं और आप पोइट को, लिरिक्स राइटर के पास या पोइट के पास जाके कहते हैं कि ये मेरी सिचुएशन है, हम सिर्फ बख्शी को सिचुएशन ही समझाते था, क्या बोल है मुझे नहीं मालूम, वो आपने लिखने हैं। तो मैं सब डायरेक्टर्स को, यंग डायरेक्टर्स को, सबको ये कहना चाहूंगा कि प्लीज डेवलप योर टेस्ट ऑफ पोइट्री। इवन बच्चों को भी कहना चाहूंगा, जिस बच्चे को पोइट्री का सेंस है, वो जिंदगी में भी, चाहे वो डॉक्टर है, एक डॉक्टर भी एक अपने बातचीत के अंदर अपनी पोइट्री लिखा रहेगा। तो शायरी से नहीं है, आपकी बातचीत के अंदर एक रूहानी ताकत आती है। पोइट्री एक रूहानी एक्सप्रेशन है, जब आप कभी भी देंगे आपके सेल्स में काम आएगा। आपने शुरू में बहुत अच्छी बात एक कही थी सुभाष जी, आपने शुरू में एक बात कही थी बहुत अच्छी, कि जो मुझे इस तरह से समझ में आई, जिसका मफहूम, जिसका क्रक्स ये था बात का, कि जितने भी बड़े डायरेक्टर हुए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा रहा है, उनके म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा रहा है। वो बिमल राय रहे हों या राज कपूर साहब रहे हों या आपकी पिक्चरें देख लीजिए या यश जी की पिक्चरें देख लीजिए, उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा रहा है पिक्चरों में, और उन्होंने वीव बहुत अच्छा किया है म्यूजिक को। और आप सबको देखेंगे, यश चोपड़ा जी को देखिए, राज साहब को देखिए, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर थे, इन लोगों ने अपने राइटर्स को बहुत बड़ी महत्वता दी है, बहुत बिल्कुल इंस्पायर किए हैं उनको। कहानियां दिन रात उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ खाने खाए। सुभाष जी, मुझे लगता है इस बात में एडिशन करूंगा, मुझे लगता है पहले प्रोड्यूसर भी एक आर्टिस्ट हुआ करता होगा, उनके अंदर आर्टिस्ट था। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद ये चीज मिसिंग भी है कहीं ना कहीं से, मुझे ऐसा फील होता है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई है तो स्केल भी बढ़ गया है, ऐसा नहीं, आर्टिस्ट भी आज भी बहुत हैं, बच्चे लोगों के अंदर बहुत। और एक और चीज जो शुरू में इरशाद भाई ने भी कहा, कुमार भाई ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो हमारा हमेशा से ट्रेडिशन था कि फिल्म में गाने अच्छे होते थे, म्यूजिक अच्छा होता था, लेकिन पहले समझ लीजिए गाने आ गए, हमने उनको रेडियो पे सुन लिया या चित्रहार में सुना, जो भी हुआ, जब हम उसको थिएटर में देखने जाते थे
तो उसको जिस तरीके से दर्शाया जाता था, वो मोमेंट का जो हम पे इम्पैक्ट आता था, आजकल वो रन टाइम कम हो गया, वो गानों का थिएटर में वो इम्पैक्ट चला गया। मतलब हम जब जाते हैं, गाने टुकड़ों में रहते हैं, पोर्शन में आते हैं, उन बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उन पे डायलॉग होते हैं, तो गानों का इम्पैक्ट चला जा रहा है क्योंकि उनका वो प्रेजेंस नहीं रहता है हमारी फिल्मों में। वो भी एक बड़ा फैक्टर है, आई फील, कि जिसकी वजह से शायद मेरा ये मानना है अमिताभ जी कि गाने भी तो डायलॉग ही हैं। जी करेक्ट। गाने अभी भी ये अमिताभ ने एग्जांपल दिया भी था, अच्छा तो हम चलते हैं जी। म्यूजिकल डायलॉग है, म्यूजिकल डायलॉग, करेक्ट। हमारे जितने रामायण महाभारत जितने काव्य हैं सभी पोएटिक लिखे गए हैं जी, राइमिंग में। वाणी है जो है हमारी गुरवाणी है, सब पोएटिक तरीके से फॉर्म में लिखी हुई है जी। हम लोग एपिकल लोग हैं, हमारा हर ग्रंथ हर शास्त्र पोएम में लिखा गया है और इसीलिए वो हजारों साल से जिंदा है। अगर आप उसको पोएटिक लैंग्वेज देते हैं तो वही बात जो है वो जिंदगी भर नहीं, सेंचुरीज में, सदियों में रहती है। ये बात बच्चों को समझनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज कोई भी विषय लीजिए, नैरेटिव कीजिए, अगर आप उसको थोड़ा पोएटिकली कर देते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। वो फिलॉसफी जो है आपको डायलॉग बोल के बोर करने की जरूरत नहीं है, उसको आप गीत में ले आइए, फिर आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है चीज। बहुत अच्छी बात, आज बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बातें, और बहुत समय भी हो गया, हमें बातें करते पता भी नहीं लगा कि कितना टाइम हो गया। लेकिन आज हमारे एक सरप्राइज छोटी सी आइटम है आपके सामने इस प्रोग्राम में। बख्शी साहब, आनंद बख्शी साहब के सुपुत्र, उनके बेटे राकेश बख्शी जी भी हुए हैं यहाँ पर। अरे वाह, जी हाँ, राकेश बख्शी साहब जो हैं वो अपने पिता के बारे में जब वो थे तब तो जानते ही थे, जब वो चले गए तो और भी जानने लगे। उन्होंने, क्योंकि राकेश जो है मेरे साथ तब से आज तक संबंध में है, उनके परिवार मेरे संबंध में है, हम लोग मिलते भी हैं, अभी तक मिल रहे हैं, उनको गए हुए बहुत साल हो गए। लेकिन राकेश को मैंने कहा कि तुम अगर आना चाहोगे तो आ जाओ, तो ही इज हियर and I would like to introduce you Rakesh Bakshi. He has written quite books on Bakshi ji also, Bakshi ji poetry and directors के बारे में भी उन्हें काफी किताबें लिखी हैं. He himself is a writer and very nice man. Very, you can see that he is a son of a great man. He himself is a very good soul. राकेश जी आप यहाँ पर हैं तो प्लीज आइए, दरवाजा खोलिए, खिड़की खोलिए, हम आपको देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। राकेश जी, राकेश बख्शी। Hi Subhash ji, good evening my ex-boss. Good evening Rakesh ji. Hi Irshad ji, Kumar ji and Amitabh ji, how are you? Good evening to everybody, to all the listeners. Hello. Great to have you here. Lovely. So for me, Anand Bakshi was just daddy. सिर्फ डैडी, not आनंद बख्शी लिरिसिस्ट, गीतकार। तो आप लोग जब बात करते हैं, आप जैसे लोग जब ट्वीट करते हैं, आप फेसबुक पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं, so I come to know the lyricist Anand Bakshi, who I never knew, because for me all his life till he was alive he was just daddy. You know, pocket money से मतलब, गाड़ी रात को मिलेगी कि नहीं मिलेगी घूमने के लिए उससे मतलब, you know, education fees से मतलब, nothing else. So I'm very glad that through you I can understand Anand Bakshi better, you know. तो मैंने सोचा अभी I don't know, I cannot contribute poetry to this evening, क्योंकि आप लोग शायर हैं, आप लोग गीतकार हैं, सुभाष जी भी खुद एक राइटर है, डायरेक्टर है। तो आई थॉट व्हाट कैन आई शेयर विद ऑल ऑफ यू व्हिच यू विल आल्सो अप्रिशिएट ऑफ आनंद बख्शी, व्हिच आई अप्रिशिएट ऑफ आनंद बख्शी द डैडी। तो क्या हुआ कि इट वाज हिज लास्ट बर्थडे, इट हैपेंड टू बिकम हिज लास्ट बर्थडे, 21st July 2001, and I was sitting in my room. I was going through a very difficult patch. I had just gone through a divorce, my career was going nowhere, my business had failed, I had just joined films. Subhash ji had joined him as an assistant. So I was in a very turmoilic life, and it was his birthday party. And in his birthday party, he used to call relatives and just one or two film people. Out of which one was Subhash ji. So I was in my room, not feeling to come out because I didn't want to be social. So he told me, "Tu room mein kyun baitha hai?" So I said, "नहीं, काम कर रहा हूँ, कुछ काम है." I lied. I was not in the mood to go out and socialize with our family. He said, "अंदर आ, this is going to be my last birthday. मैंने कुछ एक कविता लिखी है, मैं सबको सुनाने वाला हूँ. Come inside." ऐसा कहा लास्ट बर्थडे? हाँ, he said कि अगले साल मैं आने रहूंगा. Oh, really? हाँ, he said I'll tell you his words. ये पंछी पिंजरा छोड़ के उड़ जाएगा, तू अंदर आ. He didn't say I will not be here. He used this expression कि अगले साल पंछी पिंजरा तोड़ के निकल जाएगा, तू come inside and be with everybody. मैं कविता नरेट करने वाला हूँ. So he narrated a poem which he wrote when he turned 71.
And the poem is called 71 साल गुजरे. And I want you all to hear it, and I want the audience to hear it. Please. Because this reflects Anand Bakshi. It reflects the father I knew. I know what he's gone through: the ups and downs, the shortcomings, the flaws, the challenges, the joys, the happiness, the values, the virtues. So, may I present it to all of you? Please, sir. 71 साल गुजरे. 71 साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे. 71 साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे. सुने कोठों पे मुजरे. सुने कोठों पे मुजरे, लिखे गीतों के मुखड़े. सुने कोठों पे मुजरे, लिखे गीतों के मुखड़े. हुए इस दिल के टुकड़े, सुनो बख्शी के दुखड़े. And he begins. कहीं लाखों में एक हूं, कहीं लाखों में एक हूं, मैं बस एक नागरिक हूं. कहीं लाखों में एक हूं, मैं बस एक नागरिक हूं. यही है नाम मेरा, यही है नाम मेरा, है चर्चा आम मेरा. हुकूमत का मैं प्यारा, हुकूमत का मैं प्यारा, मगर गुर्बत का मारा. यूं ही दिन साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे. कभी माचिस नहीं थी, कभी माचिस नहीं थी, कभी सिगरेट नहीं थी. कभी माचिस नहीं थी, कभी सिगरेट नहीं थी. कभी दोनों थे, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं थी. बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. कभी माचिस नहीं थी, कभी सिगरेट नहीं थी. कभी दोनों थे, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं थी. कभी फुर्सत मिली तो इजाजत ही नहीं थी. Because doctor told him if you smoke you'll die. कभी फुर्सत मिली तो इजाजत नहीं थी. इजाजत मिल गई तो ये दौलत ही नहीं थी. ये दौलत मिल गई तो वो हिम्मत ही नहीं थी. ये दौलत मिल गई तो वो हिम्मत ही नहीं थी. कभी हिम्मत भी की तो वो चाहत ही नहीं थी. वाह, बहुत अच्छा. सब कुछ पाने के बाद फिर चाहते. ये दौलत मिल गई तो वो हिम्मत ही नहीं थी. कभी हिम्मत भी की तो वो चाहत ही नहीं थी. कभी चाहत नहीं थी, कभी किस्मत नहीं थी. वाह 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 वाह. कभी कुछ था अधूरा, कुछ ना कुछ रह जाता है. कभी कुछ था अधूरा, मुकम्मल कुछ नहीं था. कभी कुछ था अधूरा, मुकम्मल कुछ नहीं था. रहा सब कुछ बराबर, रहा सब कुछ बराबर, ज्यादा कम भी नहीं था. रहा सब कुछ बराबर, ज्यादा कम भी नहीं था. जुदाई तो नहीं थी, जुदाई तो नहीं थी, मगर संगम भी नहीं था. वाह वाह वाह. जुदाई तो नहीं थी, संगम भी नहीं था. says के I had, जुदाई तो नहीं थी, मगर संगम भी नहीं था. तबीयत के मुताबिक कभी मौसम नहीं था. तबीयत के मुताबिक कभी मौसम नहीं था. कभी बोतल नहीं थी, कभी ये गम भी नहीं था. क्या बात है. तबीयत के मुताबिक कभी मौसम नहीं था, कभी बोतल नहीं थी, कभी ये गम नहीं था. मुझे आज कुछ ना कहना, मुझे आज कुछ ना कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना. मुझे आज कुछ ना कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना. 71 साल गुजरे, दिन साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे. आनंद बख्शी. वाह वाह. The last poem my family and his closest friends heard from him. Super. Unbelievable. Beautiful. But very strange thing, उन्होंने आपको पहले ही बता दिया, एक साल पहले. हाँ, कि मतलब ये बहुत. He said कि अगले साल ये पंछी पिंजरा तोड़ के निकल गया होगा. ये तो फकीरों वाली बात होती है, फकीरों का इंट्यूशन हो जाती है जैसे. मतलब he was a higher soul, मतलब वो कहीं उनको एक था, कनेक्शन था उनको. ये वही वाली बात है, देखेंगे तमाशा दौलत का, हम भेस बदल के फकीरों का. वही वाली बात. So I'm going to send this poem to all three of you, all of you. Please do. Amazing. That will be such an honor. Please do. Yes. Thank you. And thank you very much. And I would like to request, now I will close the
meeting now, and I would like to request the president of Whistling Woods, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने ये पूरा प्रोग्राम बनाया और ये गानों का सिलेक्शन किया, आपको बुलाया, सबको बुलाया और बुला के चर्चा करी. Thank you so much. Thank you so much for making this evening so alive. I could feel Bakshi Ji's presence amidst us. He's one of the most unassuming legends that I think I can say I have met in my life. I have beautiful memories of seeing him, admiring him from far, and really listening to his lyrics and understanding them deeper as I've grown older. So thank you so much for this beautiful evening. I'm very, very grateful to each one of you. Ishad Bhai, Amit ji, Amitabh ji, Kumar ji, of course, my father, who's, he's really has so much love and affection for Bakshi Saab. Rakesh knows that. And I know how much this evening means to him, how hard he has worked with the team, just giving us credit, but we know that he spent every minute on making the program happen. So thank you so much. My team members at Whistling Woods and Mukta Arts who've really contributed towards this evening. And like Subhaji said, our partners, Bollywood Hangama, Saregama, all your support, because I think these kind of evenings when we are celebrating a legend like Bakshi Saab, it needs for all of us to come together. बख्शी आखिरी दिनों में बहुत बीमार थे और मैं उनके साथ था जी, और मैं बोला बख्शी के आपको गाने तो लिखने ही पड़ेंगे, पर मुझे याद है कि मैं उनके बेडरूम में जाकर भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के भी गाने लिखवा लेता था, लेटे भी वो गाने लिखते थे. ये उनके लिए बहुत बड़ी शक्ति थी. दोस्त थे तो मुझे इंस्पायर करना भी मेरा फर्ज था. तो उन दिनों में उन्होंने एक गाना लिखा था जो मेरे लिए नहीं था, शायद उन्होंने अपने लिए लिखा होगा, और फिर मुझे सुनाया उन्होंने. और वो फिर गाना मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये गाना गिफ्ट कर दीजिए. मुझे नहीं मालूम मैं किस फिल्म में रखने वाला हूँ, मैंने हमेशा आपसे फिल्म के लिए गाने मांगे हैं. आज मैं गाना मांगना चाहता हूँ आपसे, ये गाना जो लिखा है वो मुझे दे दीजिए, और मैं कहीं ना कहीं इस गाने को मैं जरूर, कभी मैंने ऐसा किया नहीं कि गाना लेकर फिल्म बनाई हो, ये पहली बार था कि मैंने गाना को, बोले सुभाष तुमने मांगा है, मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया गाना. वो गाना फिर हमने रिकॉर्ड भी किया अनु मलिक के साथ, एक फिल्म बनाने वाले, वो बनी नहीं. और वो गाने का जो है, मैं कोई बर्फ नहीं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं जो चल जाऊंगा. बहुत बीमार है. मैं कोई बर्फ नहीं जो मैं पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं जो बदल जाऊंगा, अरे मैं तो जादू हूँ, जादू चल जाऊंगा. मैं कोई बर्फ नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा. चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूँ मैं, चांद सूरज की तरह वक्त पे ढल जाऊंगा. मैं कोई बर्फ नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा. नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है. ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है. यादें यादें यादें